हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम जो केवीएस के इंटरव्यू में जो आपको 50 क्वेश्चन दिए गए थे, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताए गए थे कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के मिलेंगे। तो आज हम उनके आंसर देखेंगे। यानी कि आपको मैंने कहा था जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको ये वीडियो मिलेगी। और मेरे ही एक स्टूडेंट ने, यानी कि आप ही में से किसी ने ये जो वीडियो के लिए मुझे एक तरह से याद दिलाया, उसका थैंक्स है। कि मेरे जब एग्ज़ाम के बाद, यानी कि मेरे आपके जो एग्ज़ाम थे, लाइब्रेरी का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आ गया तब भी मेरे याद नहीं रहा था। मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और जिसने भी सब्सक्राइबर ने, जिसने भी स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाया, उसका सबसे पहले तो थैंक्स है इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो हम जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे थे, यानी कि केवीएस लाइब्रेरी। भाई केवीएस लाइब्रेरी में एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि चलिए पहले लिख लेते हैं अपना केवीएस लाइब्रेरी साइंस SCIENCE इंटरव्यू 2023 टॉप 50 क्वेश्चंस विद आंसर। ठीक है, यही तो करना है आज हमें। तो अब बात आ रही थी रिजल्ट की। देखो बच्चों, रिजल्ट में चाहे कोई भी हो, देखो कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, अगर उस लेवल में आकर, यहाँ पर आकर भी अपने धांधलेबाजी कर कर पास हो रहा है, और पास होने के बाद जो कहते हैं ना कि एक गरीब का निवाला छीन रहा है, वही काम हो रहा है आज के टाइम पे। इतने लोग पकड़े जा रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब तक ऑनलाइन यानी कि CBT एग्ज़ाम नहीं होते थे, इतनी धांधलेबाजी नहीं पकड़ी जाती थी। पर CBT एग्ज़ाम जब से होने शुरू हुए हैं, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा क्या नाम धांधलेबाजी पकड़ी जा रही है इस एग्ज़ामों में, सारे में। केवीएस की लास्ट ईयर की मेरिट देख लो और उसका टफ लेवल देख लो, यानी कि इससे टफ पेपर था वो। ठीक है, तब भी उसमें बच्चों के नंबर कितने थे? 90 मतलब एग्जैक्ट इतने थे, मतलब 100 के आसपास, 100 110 120 इतने थे। पर इस बार तो केवीएस ने हद ही कर दी। यानी कि इतने नंबर तो कोई, जो बात कह रहे हैं ना कि हम इतने नंबर ले आए, इतने नंबर ले आए, और बहुत से बच्चों के देखना 180 में से 180 में मिलेंगे। तो जो ये धांधलेबाजी, यानी कि एक तरह से मैं कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा आपकी वीडियो कि फ़ोन आ रहा था एक स्टूडेंट का। तो आप जो बात कर रहे थे हम कि पेपर की धांधलेबाजी CBT एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। CBT एग्ज़ाम में पेपर का मतलब, बच्चा पेपर करने बैठा है और उसका कंप्यूटर कोई और मॉनिटर कर रहा है। भाई ये तो वही बात हो गई कि आता उसे कुछ नहीं है, फिर वो क्या नाम इस तरह की पोस्ट पे चला जाता है, और उस तरह की पोस्ट पे जाने के बाद करप्शन का हो जाता है। करप्शन का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एक तो गरीब बच्चे के, जो गरीब बच्चा है उससे पैसे लेकर उसे भर्ती कर रहे हो। ठीक है भाई, जब गरीब बच्चा है वो पैसे कहीं ना कहीं से उधार लेके किसी तरह पैसे दे रहा है, भाई मजबूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, ये कर रहा है तो उसे तो उसके दिमाग में तो आ गया कि ये करप्शन है, यानी करप्शन मुझे भी करना है। कि जो उसने 5 लाख 10 लाख जितने भी लिए होंगे वो करके यहाँ पर पहुँचा, अब वो अपने पैसे को वसूल करने के लिए साल भर में 2 साल में वो यहाँ करप्शन करेगा। तो एक करप्शन की चेन बनती चली गई। अब केवीएस में है, केवीएस में अब जो भी हो, कुछ भी हो, एक्सपेक्टेड मान के चलो कि 1-2 लाख में तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ा पेपर है, इसमें तो पैसे इतने बड़ी बात नहीं है। जो रिपोर्ट आ रही थी 5 लाख, मतलब 5 लाख तो मैंने भी सुना है कि रिपोर्ट में, जो न्यूज़पेपर में आ रही थी कि 5 लाख लेके इस तरह के काम किए। भाई 5 लाख लेके इस तरह काम करे, मान के चलो लाइब्रेरी की सैलरी है, मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ, वैसे तो ज़्यादा है, 60,000 मान ली मैंने। ठीक है, 60,000 अभी पेपर के चलते हैं। 60,000 इंटू कितने हो गए, 12 महीने की सैलरी हो गई,
कितने हो गए भाई? 60 लाख 70 लाख 7,20,000 के आसपास हो गए। 7,20,000 यानी कि 7.2 के आसपास हो गए। अब 7.2 किसने, मान ले किसी ने 5 लाख रुपए दिए, अब 7.2 में टैक्स भी कटेगा, अब इसका खाना पीना भी है, ये थोड़ी कि सारे के सारे दे देगा। सीधे सीधे मान के चल दो, अगर 4 आदमी की फैमिली है और 30 दिन का महीना है तो मैक्सिमम मान लो एक फैमिली में 30,000 के आसपास लग जाते हैं। और आज के टाइम पे अगर जैसे बाहर जाना, घूमना फिरना, अब ये मान लो कहीं अपने घर से आना जाना भी है तो उसमें पैसे लगें, खाने पीने में पैसे लगें, बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें पैसे लगेंगे, तो क्या होगा? क्या वो इस चीज़ को डेवलप कर पाएगा? नहीं। और दूसरा, वो ज़िंदगी भर ये अपने मन से ये नहीं कह सकता, अपने दिल से ये नहीं कह सकता कि मैं अपने दम पे सेलेक्ट हुआ हूँ। जो बच्चा अपने दम पे सेलेक्ट होता है, वो चाहे आप कहीं भी खड़े हो, वो फुल्ली चैलेंज से कह सकता है कि मैं अपने दम पे सेलेक्ट हुआ हूँ, तेरे तरह नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पर ये जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट से निराशा है, और निराशा का बहुत ही बड़ा एक तरह से धक्का लगा है बच्चों का, और धक्का मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम भी उस स्टेज से निकले हुए हैं, तो अब उस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो चलिए बच्चों, आज जो क्वेश्चन देखने हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारे जो देखने हैं, आपको वही क्वेश्चन का यानी कि PDF लेके चलूँ तो मैं वो क्वेश्चन थे आपके। तो बच्चों ये था, यानी कि आपके लिए मैंने दोबारा वही PDF खोला है कि बहुत सारे बच्चे को ये ना लगे कि कहाँ से क्वेश्चन आप पूछ लिए। ये क्वेश्चन थे, आपने देखी थी वीडियो में कि ISBN कहाँ से लिया जाता है और ये सब चीज़ें। और उससे पहले रुकिए, हाँ, उससे पहले ये था कि इंट्रो कैसे देना है आपको। तो मैं ये बीच बीच में आपको PDF दिखाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, क्योंकि देखिए एक पेज पे अगर PDF भी लेके चलेंगे और ये भी लेके चलेंगे तो थोड़ा सा, अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, अगर टैब में देख रहे हो तो कोई दिक्कत का सामना नहीं। पर मैं दिक्कत का सामना करने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इंटरव्यू की बात है। अगर नॉर्मल बात होती तब भी मैं चलता लेकर। ये आप देख लीजिए, सबसे पहला हमारा था इंट्रोडक्शन, यानी कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे लेना है। इंट्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने थे कि ये जो इंट्रो है हमारा, वो इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है इंटरव्यू के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम अब इस स्लाइड को करते हैं स्ट्रिंग। अब अपनी आ जाते हैं ओरिजिनल स्लाइड पर, और ये था हमारा शुरुआत। आज आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। देखो स्लाइड मेरे टैबलेट में दोनों आ जाएंगी, मैं आपको दोनों एक साथ स्प्लिट करके दिखा भी दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। पर आपको ये जो स्लाइड है, ये यानी कि आज की जो PDF है, हर हालत में मिलेगी चैनल पर, चैनल के टेलीग्राम पर जो मिलेगी आपको हर हालत में मिलेगी, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो राइटिंग और समझने में आपको वो आप अपना PDF उठा लेना जो आपको मिलेगा, और उसके बाद क्या कर लेना, इस वीडियो को भी देख लेना, क्यों आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। आपने इतनी मेहनत, यानी कि टफ़ मेहनत करने के बाद, जिसे कहूँ मैं कि जिस बच्चे ने इस टाइम पर सिलेक्शन लिया है, उसने, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि जितनी भी यानी कि ऑल ओवर इंडिया लाइब्रेरी के पेपर याद ज़रूर करे हुए हैं। तैयारी अपनी जो बिलीव या एमलीव, जो भी बिलीव एमलीव डीलीव जिसने भी जो भी किया हुआ है, उसने अपनी वो किताबें सारी चाटी हुई हैं, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं है कि वो बच्चा खाली बैठकर सिलेक्शन लेके अपने मस्ती में मगन हो। भाई देखो, जो करप्शन वाले हैं उनको छोड़ दो, पर जिसने मेहनत करी है इस पेपर में, यानी कि KVS लाइब्रेरी के पेपर में, अपनी तैयारी करी है, अपने दम पर हुआ है, मेरे लिए उस स्टूडेंट को दिल से थैंक्स है, और एक तरह से कॉन्ग्रेट्स है, यानी कि आपको एक तरह से बधाई है। और इस टाइम पे अगर आपने इतने नंबर लेके सिलेक्शन हुआ, तो सही बात ये है कि आप जो है अच्छे लाइब्रेरियन हो। अगर आपने अपने दम पे सिलेक्शन लिया है तो, यानी कि वो करप्शन वाले नहीं, जो अपने दम पर सिलेक्शन लिया है जिस भी स्टूडेंट ने, वो मैं ये मान के चल रहा हूँ वो लाइब्रेरियन बनने के लायक हैं। क्योंकि देखो
लाइब्रेरियन का, आपको लाइब्रेरियन हिस्ट्री की कहानी मैंने आपको पहले से ही बताई थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे। लाइब्रेरी और हिस्ट्री दोनों ओल्ड पेपरों पर डिपेंड करते हैं, और लाइब्रेरी में जिस तरह से ओल्ड पेपर, यानी कि ये मान के चलो आपको नेट से पूछे गए थे क्वेश्चन, इसमें KVS से पूछे गए थे, DSSB से पूछे गए थे, राजस्थान लाइब्रेरी से पूछे गए थे। अभी जिस दिन आपका लाइब्रेरी का इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में एक एक क्वेश्चन, जो बच्चे कह रहे थे ना कि कहाँ से कि ओल्ड पेपर से नहीं है, देखो ओल्ड पेपर से क्वेश्चन हैं। आज भी मैं उसी बात पे टिका हुआ हूँ कि ओल्ड पेपर से क्वेश्चन नहीं है, पर आपको बच्चों पता होना चाहिए ओल्ड पेपर कौन सा है, कि ओल्ड पेपर से क्वेश्चन नहीं है, ओल्ड पेपर से ही क्वेश्चन है। आपको मैं दिखा भी दूंगा, मैच भी करा दूंगा, और क्या नाम लिख के भी दे दूंगा, आप ढूंढ लेना। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले इंट्रो पर, कि आपको इंट्रो कैसे देना है लाइब्रेरी की, यानी कि किसी भी इंटरव्यू में इंट्रो पे सबसे बात डिपेंड करती है। अगर आपने इंट्रो अच्छा दे दिया, यानी कि इंट्रोडक्शन आपका ये तो थी स्पेलिंग, हाँ सही होती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या करना है, देखो बच्चों, पहली बात तो आपको सीधे बात है, अभी आपके पास आज है 21 तारीख, यानी कि 21 मई 2023 है। इंटरव्यू आपका जुलाई में सुनाना है, यानी 6 महीने में सुनाना है, 5 या 6 तारीख के आसपास, यानी कि समथिंग मान के चलो आज से आपके पास 20 दिन है। लेडीज़ एंड जेंट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से पहले सुन लेना, फिर चलते हैं हम आगे। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यहाँ से सुनो, मेल कैंडिडेट वाइट कलर की शर्ट, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, वाइट कलर की शर्ट नॉट अ टी-शर्ट, शर्ट फुल स्लीव्स जिसे कहते हैं फुल स्लीव शर्ट, और उसमें भी ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आपको लूज हो, ऐसा भी ना हो कि आप टाइट हो और आपके बटन ऐसे लग रहे हैं कि आपका पेट फटने को हो रहा है, ऐसे भी नहीं लेनी है। बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग शर्ट ले लीजिए, नहीं तो सिलवा लीजिए, क्योंकि देखो वाइट कलर जो मैं बताता हूँ, आज एक चीज़ बताता हूँ, वाइट कलर में सिलाई शर्ट जो है आपको अच्छी मिल जाएगी, और ख़ासकर अगर आपको जैसे मान लीजिए SM, ये 2 साइज़ इस तरह के हैं, इसमें जो है बिना जेब वाली शर्ट मिलती हैं, तो आप वो प्रेफर करिए बिना जेब वाली शर्ट को। बिना जेब वाली जो शर्ट होती है वो अपना जो एक तरह से मेल का जो होती है ना, यानी कि आदमी का लुक एक तरह से इन्हेंस करके देती है, इसलिए वो पहनी जाती है। और कोट का कोई ज़माना नहीं है, कोट पहन के मत जाना, ब्लैक कलर के शूज़ पहन के जाना, या फिर ब्राउन कलर में भी जैसे वो होता है ना थोड़े से शाइनिंग टाइप के, उस तरह के शूज़ पहन के जाना, बस पॉलिश वाले पहन के जाना, बिल्कुल शाइनिंग वाले नहीं, जिनमें कुछ जैसे उसमें कहते हैं कि चांद पे मारो तो उसमें रिफ्लेक्शन आया, तो वो वाले नहीं जो शादी ब्याह में पहनते हैं हम, वो वाले नहीं पहन के जाने। यानी कि आपको वाइट शर्ट लेनी है, ब्लैक पैंट बोल रहा हूँ, ब्लू पैंट लेनी है, और ब्लू पैंट में भी ये डार्क जो शेड दिख रही है ना आपको, ये वाली इस तरह की पैंट लेनी है, यानी कि जैसे KVS की पहली ड्रेस होती थी वैसे पहन के जाना है बस। दूसरी बात ये है कि अपनी पैंट का जो स्टूडेंट है, बॉयज़ है खासकर, ऐसी बात पहन के जाना झोला छाप, जैसे झोला छाप कहते हैं ना, बिल्कुल फिटिंग के पहन के जाना कपड़े, फिटिंग के इस तरह से जाना कि आपको अगर 10 बार बैठना हो, खड़ा होना हो, तो आपके शर्ट बाहर ना आए, पैंट लूज़ ना लगे, पैंट आपके पैरों में ना अड़े, जूते में ना अड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना। सॉक्स आपको मैंने बता ही दिया था, सॉक्स आपको ब्लैक कलर के सॉक्स पहन के जाने, ब्लैक कलर के जूते पहन के जाने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ब्लैक कलर के रखना, ज़्यादातर ब्राउन मत छोड़ दो, ठीक है। तो आपको मैंने बॉयज़ को बता दिया, सिंपल वाइट शर्ट, ब्लू कलर की पैंट, ब्लैक कलर के मोजे, और मोजे भी आपको पता है छोटे वाले पहन के जाने, जिसमें आपको यानी कि जो आपके घुटनों तक आते हैं, ये घुटने क्या बोलते हैं ना, जो गट्टे तक आते हैं, जैसे गट्टा कहते हैं, वहाँ तक आते हैं, और शूज़ पहन के जाने विद पॉलिश्ड। अगर आप ये मान के चलिए आपका सेंटर जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में पेपर, गुरुग्राम में पेपर होना ना, KVS AFS गुरुग्राम कुछ है उसका एड्रेस, तो वहाँ पे पेपर होना है। इस बार JNU में कैंपस में नहीं हो रहा, तो गुरुग्राम में जब पेपर होना है और बच्चे दुनिया भर से आएंगे, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से पेपर देने आएंगे भाई, ऑल ओवर इंडिया वाले स्टूडेंट ये ध्यान रखना, गुरुग्राम में हो,
आपका मान लीजिए 6 तारीख को पेपर है, तो आप 5 तारीख को ही आप अपने यहाँ पर गुरुग्राम में पहुँच जाइए, 4 तारीख को निकल जाइए, चाहे कहीं भी हो। आप मान लीजिए JNK के हो, या फिर कलकत्ता के हो, या फिर मान लीजिए बिहार के हो, या फिर मध्य प्रदेश के हो, या फिर भोपाल के हो, तो आप अपने ट्रेन पकड़कर या फिर किसी भी तरह से अपने 5 तारीख को यहाँ पर आ जाइए। होटल ले लीजिए, धर्मशाला में रह लीजिए, यानी कि डोरमेट्री ले लीजिए, या फिर जब ट्रेन से आओगे तो वहाँ पर आपको पता ही है क्या करना है, रूम ले लेना है अपने IRCT के और वहाँ पर रह लेना है, ठीक है, जिसे कहते हैं डोरमेट्री हो गया। फिर आपका जो रूम अच्छे हैं, देखो दिल्ली में अगर आओगे, दिल्ली में या कहना कहीं भी गुरुग्राम में इस तरह से जगह आओगे तो क्या करना है, रूम अच्छे हैं रेलवे के, अपना रूम में AC लगाकर आराम से ठंडे दिमाग से चिल होकर इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, ठीक है। एक दिन पहले आना है, सारे डॉक्यूमेंट यानी कि आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, जो भी आपके BA BSc जो भी हो आपकी ग्रेजुएशन हो, फिर BLeave, फिर आपका अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो कंप्यूटर का रख लेना, कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना, आधार कार्ड रख लेना, पैन कार्ड रख लेना, फ़ोटो रख लेना, और क्या बचा, और तो कोई नहीं। हाँ, इनके अब पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट रख लेना, BA की डिग्री रख लेना, BLeave की डिग्री रख लेना, और जो आपका कंप्यूटर का जो है जो सर्टिफिकेट अगर है तो रख लेना। फिर आपका क्या बोलते हैं, इस तरह से जिसके पास देखो, अब इसमें बहुत सारे बच्चे MLeave होंगे। बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज़ सलाह दूंगा, बिल्कुल यहाँ ध्यान से सुन लेना। अगर आप एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाहते, अगर, और दूसरी आपने अपना फॉर्म में MLeave नहीं लिखा है तो बिल्कुल भी MLeave को मत दिखा देना, क्योंकि जो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म, और हाँ कॉल लेटर, अपना कॉल लेटर जिसे एडमिट कार्ड, जो अभी एडमिट कार्ड आया उसे रख लेना, अपना जो फॉर्म है जो 2000 आपने फॉर्म भरा था उसे रख लेना। ये सारे चीज़ें आपको बता दी गई हैं, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, BLeave, अपना BLeave DLeave जो भी है आपके पास, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड, अपना पैन, मतलब 2 ID रख लेना, कोई भी 2 ID रख लेना, फ़ोटो रख लेना, 50 फ़ोटो रख लेना। इनके सबके क्या करना है आपको, इन सब के क्या करना है, 4 सेट बना लेना, 2 तो जमा ही होते हैं वहाँ, और फ़ोटो कर लेना, 50 फ़ोटो करवा लेना अच्छे से, अच्छा लुक में, यानी कि अगर फ़ोटो देख ले तो मन मोहित हो जाए, जिसका कहते हैं ना कि फ़ोटो पे देख के आपको उसका प्यार आ जाए और आपको कह दे कि वाह, क्या कुछ ही नहीं पूछना, मुझे सिलेक्टेड। इस तरह का फ़ोटो खिंचवा के अपना फ़ोटो रख लेना, ठीक है, ज़्यादातर वही रख लेना, यानी कि रिसेंट ही फ़ोटो अपना खिंचवा लेना। फिर यानी कि ये डॉक्यूमेंट वाली बात ख़त्म हो गई, यहाँ पे जो ड्रेस वाली बात हो। अब आती है फीमेल कैंडिडेट की बात। फीमेल कैंडिडेट को मैंने पहले भी कहा था, अपना चूड़ीदार जो आपकी जो देखो, या तो चूड़ीदार जो पजामी आती है उस तरह के, जो जैसे कि IAS का ड्रेस कोड है चूड़ीदार पजामी वाला, जो कि वर्क यानी कि जब ट्रेनिंग सेंटर में, यानी कि ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग में अलाउ है ड्रेस कोड, आप उसे पढ़ लो, चूड़ीदार पजामी, और बिल्कुल जो सूट है जिसमें लाइट, वो भी आप ब्लू कलर का सूट पहनो, और चुन्नी एक साइड रखना। कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल, यानी कि जैसे कि आपने चूड़ी पहन ली ज़्यादा, वो मत पहनना। एक हाथ में सिंपल सी अपनी घड़ी पहन लो, कोई भी स्मार्ट मत पहनना, स्मार्ट घड़ी मत पहनना, नॉर्मल घड़ी पहन लो, और एक हाथ में कड़ा पहन लो, बस सिंपल। अगर भाई देखो, कोई भी लड़की हो, कोई भी हो, मेल कैंडिडेट हो, सही है, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करा हुआ है, तो मुझे पता है कि एक हाथ में चूड़ी और एक हाथ में कड़ा जो पहनते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपने ड्रेस पहने हुए, बाल अपने आप बिल्कुल सही तरह कर लेना कि बाल आपके मुंह पे ना आए बार बार, उसको आप स्ट्रेस मतलब एक तरह से सेट कर लेना, ठीक है। ये है आपका। और अगर आप साड़ी पहन सकते हो, कंफर्टेबली साड़ी पहन सकते हो, तो साड़ी पहन लेना, क्योंकि साड़ी में आपका जो इंटरव्यू है बहुत ही ईजी रहेगा। क्योंकि साड़ी जो होता है देखो, यहाँ पर कहने की बात है सॉरी, कहने की बात है, आज भी IAS का जो ड्रेस कोड है ना, इतनी बड़ी पोस्ट का, उसका क्या है, साड़ी है। आप अगर मान लीजिए, आपने तो शायद मुझे लगता नहीं किसी ने भी देखा हो, जो आजकल NIC की साइट पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोर्ट की हियरिंग चलती रहती है,
कोर्ट भी उन्हें क्या कह देता है, डांट देता है। क्यों डांट देता है? क्योंकि प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है। जो आईएएस का ड्रेस कोड है फीमेल कैंडिडेट की, या तो आप चूड़ीदार पजामे पहनिए, वाला सूट पहनिए, क्योंकि उसमें जो है वो भी ऑफिशियल ड्रेस कोड नहीं, वो भी आप जैसे घूमने फिरने के लिए, जैसे एक तरह से दौरे करने के लिए जाते हैं उसका है, नहीं तो साड़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड पे ही पूरी दुनिया डिपेंड है। वही है कि जूते से नौकरी मिल जाती है और जूते से ही नौकरी छिन जाती है। ये बहुत पुरानी कहावत है। या मैं भी कोचिंग करता था तो ये आईएएस के उसमें कहा जाता था कि जूता जो है ना, जूता जो है वो आपकी नौकरी तक छिनवा देता है। क्यों? अगर गंदा है तो आपका इंप्रेशन इस तरह बढ़ेगा, यार जब ये जूते पे ध्यान नहीं रख सकता तो शासन पे क्या ध्यान रखेगा, यानी कि यहाँ पर क्या ध्यान रखेगा। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यहाँ तक की कहानी ख़त्म होगी। 4 से। और हाँ, जब अपने साथ जाओ भाई, कोई भी हो, चाहे आप ये मान लो कि अपने साथ आप 35 साल के हो, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आप 35 साल के हो, यानी कि मैक्सिमम मान लिया आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, आपके छोटे मोटे बच्चे भी हैं, तो अपनी वाइफ को ले जाओ, बच्चे को ले जाओ, एक दिन उन्हें घुमा के ले आओ। पर अकेले मत जाना, बिल्कुल भी अकेले मत चले जाना। अकेले जाने का रीज़न ये है कि बच्चों देखो, उस दौर से हम गुजरे हुए हैं। मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा हुआ है अपनी लाइफ में कि आप अगर एक बार अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। बाहर निकलने का मतलब ये है कि आपको कमरे में लौट हो जाते हैं कि इसमें आपका इंटरव्यू है, आपको इतने नंबर पे जाना है, और उससे पहले आप क्या ना एक कमरे में, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 नंबर में आपको इंटरव्यू है तो 6 नंबर में बैठा दिया जाएगा, या उसके अगले कमरे में बैठा दिया जाएगा, नंबर वाइज आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एक एक करके आप जाते रहते हो। और रही बात आपकी, मान लीजिए आपकी एक फ़ोटोशूट रह गई, तो आपकी वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो, आपका भाई हो, पापा हो, मम्मी हो, मम्मी को तो लेके मत जाना देखो, पर हाँ जो इस तरह की है कि आप करा तो सकते हो, नहीं करा भाई नहीं, दिक्कत है, भूल गए तो फिर तो भाई लेटर लिख के देना पड़ता है, एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, वो तो अलग बात है। तो यहाँ तक की बात, यानी कि इंट्रो आपका जो है, आपको 20 मिनट का जो इंट्रो मिला है वो आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में एज इट इज़, इसके कमेंट सेक्शन को ऑन है, आप बिल्कुल पूछ लेना। ये मत डील बरतना कि मैं एग्ज़ाम से पहले पूछूंगा, एग्ज़ाम के बाद पूछूंगा। देखो मैं भी केवीएस की तैयारी, सॉरी केवीएस बोल रहा हूँ, सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर इधर उधर रहता है तो कमेंट सेक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, देखा नहीं जाता। पर हाँ, मैं इसको आपको कमेंट सेक्शन ऑन रखूँगा। आज जिस टाइम वीडियो पड़ेगी उसके बाद से आप कमेंट करना शुरू करो। कमेंट में आपको जो चीज़ पूछनी है वो पूछ लो। दिक्कत ज़्यादा है, आप क्या ना, आपका जो पास जो नंबर है उससे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो। वैसे मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जैसे ही पूछोगे तो आपसे रिलेटेड 10 स्टूडेंट उस कमेंट को देखेंगे, और उस कमेंट को देखकर आपका जो सवाल है वो भी उन 10 को याद होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप के छोड़ो, आप इसी पे पूछना, ठीक है। अब आती है बात जो सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा आप करते हैं, इसे व्हाट्सएप को हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये जो ओरिजिनल था, हाँ ये था हमारा। ये इंट्रो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, जो सब कुछ हो गया। हॉबी आपको बताई दी थी मैंने कि ये आपको, ये जो पुरानी वीडियो वाला जो हम पढ़ रहे थे, नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, क्या हो गया, कॉलेज का नाम हो गया, यानी कि आपको क्या क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि माई नेम इज़ इतना, माई फादर्स नेम इज़ इतना, माई स्कूलिंग इज़ इतना, माई कॉलेज यानी ग्रेजुएट इन इस दिस कॉलेज, एंड बिलीव इस दिस कॉलेज, माई हॉबीज़ इतना। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ मत बताना। अगर उन्हें लग गया कि ज़्यादा आता है बच्चे को तो आपका दम निकाल देंगे पूछते पूछते क्वेश्चन। या कहते हैं ना कि जैसे वो एक बावला सा बच्चा बन के बैठे रहते हो, वैसे बैठना, पर बावला, इतना भी बावला मत बन जाना कि कहना मैं आपको सामने वाला लेके कि यार ये तो इंटरव्यू के काबिल ही नहीं है, बिल्कुल हटाओ से। मतलब आप कोई वो क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर देना है। अगर मान लो बाई चांस मैं कह रहा हूँ, बाई चांस नहीं आता आपको,
तो सीधे कह देना सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर मैंने इस बारे में लाइब्रेरी में यानी कि अपने जब मैं BA कर रहा था मैंने पढ़ा है। या फिर क्या नाम, आप अगर लाइब्रेरी से रिलेटेड ना हो तो सर मैंने पढ़ा है पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, यानी कि सॉरी सर कह देना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछना, कि कह देना कि सर सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इतना कहना है। और वो भी पोलाइट होके, यानी कि फेस पे स्माइल भी रखनी और ये सब चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था ISBN क्या है, कहाँ से लिया जाता है, कितने डिजिट का होता है, कैसे मिलता है, बुक पब्लिशर होते के कितने दिन बाद, यानी कि पब्लिश होने कितने दिन के अंदर लेना पड़ता है, भारत में ISBN की स्टार्टिंग कैसे कैसे हुई। भैया सीधे सीधे आ जाओ अब अपने इस वाले पेज पर जहाँ पर हम कर रहे हैं, ये हमारा यही पेज है, हाँ सही। अब लिखो ISBN, लिख लेना ISBN, ये है। अब ISBN की कहानी कहाँ से शुरू होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि ISBN जो है वो उसकी कहानी कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे ख़त्म होती है, कहाँ से शुरू होती है, क्यों ख़त्म होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो गला ख़राब हो रहा है मेरा भी। कहते हैं इस टाइम पर जो हम आइसक्रीम खा लो, पानी वानी पी लो ठंडा, वैसे मैं ठंडा पानी पीता हूँ। तो ISBN सबसे पहला आता है। ISBN की फुल फॉर्म क्या है, आपसे सबसे पहला इंटरव्यू यही पूछेगा कि आपको पता है कि फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता तो पहले ही आपको रिजेक्ट मार के चले जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है। इतनी छोटी सी फुल फॉर्म आपको नहीं पता तो आप लाइब्रेरियन बनने के लायक नहीं हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISN स्टैंडर्ड बुक नंबर, याद रखना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। दूसरा कंडीशन ये आती है, फिर आपको लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, यानी कि ये पूछा जाता है कितने डिजिट का होता है, 13 डिजिट का, याद रखना 13 डिजिट का। अभी मैं बताऊंगा पहले कितने डिजिट का होता है, 13 डिजिट, यानी कि 13 डिजिट नंबर है। फिर आता है कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। अब ये ध्यान रखना, जो मैं लिखना जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बच्चे कर देंगे यहाँ पर कन्फ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न करते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल गलत। ये देता है राजा राम मोहन राय, RRRNA, ना कि RRLF। राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन नहीं देता, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। राजा राम मोहन राय फाउंडेशन जो लाइब्रेरी है हमारी वो नहीं देता। इसका फुल फॉर्म है राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी और ये है ISBN के नाम पे, ठीक है। तो यानी कि राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी है। अगर आप आज भी सर्च करो ISBN के नाम पर तो सबसे ऊपर RRRNL शायद .ISBN के नाम से मिलेगा। सॉरी। तो ये जो है, अब ये है कहाँ पर, ये है आपकी न्यू दिल्ली, न्यू या दिल्ली लिख लीजिए, कुछ भी देखिए ये होता है, हाँ दिल्ली लिख देते हैं, DL दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की स्पेलिंग ये था भाई, हाँ दिल्ली। अब इसका सन कब हुआ, 1805 यानी कि 85, ठीक है। और ये किसके लिए, बुक और ई बुक, यानी कि दोनों के लिए होता है, बुक और ई बुक के लिए, दोनों के लिए है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई कि ISBN यानी कि ISBN नंबर कौन देता है, जो है राजा राम मोहन राय नेशनल लाइब्रेरी देती है। पहले जो इसका नाम था, यानी कि फर्स्ट जो क्रिएटेड स्टैंडर्ड बुक नंबर था, इसका नाम था, लिख लीजिए, इसको पहले जाना जाता था स्टैंडर्ड बुक नंबर के नाम से, यानी कि स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड बुक नंबर के नाम से। और जो फर्स्ट टाइम जिसने बनाई थी, यानी फर्स्ट टाइम किसने बनाई थी, फर्स्ट टाइम FIRST, फर्स्ट टाइम क्रिएटेड कौन थे, गॉर्डन फोस्टर। ठीक है, अब फादर ऑफ ISBN पूछ ले, यानी कि फादर ऑफ ये पूछ ले ISBN, तो फादर ऑफ ISBN भी लिख लीजिए। सॉरी, डेविड विद टेक, फादर ऑफ ISBN। ठीक है, ये हो गया। अब जो बात है, अब यहाँ से होती है कहानी शुरू, यानी कि कहानी क्या शुरू होती है। अब ये आप अगर विकिपीडिया पे भी सर्च करोगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। ISBN के नाम पे ही आपको पूरा का पूरा पेज मिल जाएगा। कहाँ तक पहुँच गए थे हम, हाँ ये दे दी, फादर ऑफ दे दिया हमने। अब ISBN जो था, ISBN 2007 से पहले 10 डिजिट का होता था, याद रखना 10 डिजिट का होता था। 10 डिजिट नंबर मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको ये पता ही होगा कि हम चलते हैं। तो ISBN क्या होता था, 10 डिजिट का होता था। ISBN जो है 2007 के बाद से क्या हुआ, 13 डिजिट का हो गया। और 13 डिजिट में भी आपको पता ही है 13 डिजिट कैसे कैसे हैं, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए 10 डिजिट के बाद 13 डिजिट, यानी। और इसका ISSO के अनुसार क्या है, ISSO आपको पता ही है। ISSO जो ISSO है इसका ISO 2108 है, याद रख लेना। ये आपसे पूछा जाता है, पूछा जाने के लिए, अगर पूछे जाने के लिए तो भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जो ISBN है, स्टैंडर्ड बुक नंबर, उसका ISSO क्या है। अब आते हैं ISBN का जो नंबर है वो कैसे कैसे डिफाइन होता है। अगर इंपोर्ट हो जाती है, मैं पिक्चर एक बार चेक करता हूँ कि इसमें पिक्चर इंपोर्ट होने का सिस्टम है क्या। एक बार आपको पिक्चर भी इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए, उसके चक्कर में ये सारी स्लाइड बिल्कुल बेकार हो गई, यानी कि आपको टेंशन मत लीजिए, आपको मैं पूरी स्लाइड बना के दूंगा कि इंटरव्यू वाली। आपको बस ये थोड़ा सा लेट मिल सकती है स्लाइड। अभी जो चल रहे थे हम, क्या चल रहे थे, ISBN के नंबर पर आपको नंबर ज़रूर दिखाना है, क्योंकि नंबर आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये है वो नंबर, यानी कि आपको जब आप देखोगे तो सबसे पहला आता है ये जो नंबर बटे हुए हैं, आपको कैसे कैसे डिफाइन करें। पहला है यूरोपियन जो नंबर है, यानी कि एजेंसी नंबर, फिर यानी कि 3 डिजिट का, इससे पता चलता है कहाँ ग्रुप है, फिर ग्रुप के बारे में पता चलता है, फिर पब्लिशर के बारे में पता चलता है कि पब्लिशर कौन सा है, फिर आता है टाइटल, किस टाइटल में ली गई है, आपको पता है जैसे DDCC में एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो हो जाता है। फिर आता है चेक डिजिट, यानी कि किस में है, यानी कि ये कौन सी बुक है, किस तरह की बुक है, हार्ड बुक है, सॉफ्ट बुक है, डिजिटल बुक है, और ये सब। तो ये याद कर लेना, ये एक दो बच्चों से पूछा गया है कभी कभार, यानी कि कभी कभार पूछा गया, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और टेंशन मत लो, आपको वो जो स्लाइड गड़बड़ हुई है मैं आपको पूरी लिख के दूंगा, जब आपको वादा किया है तो लिख के मैं दूंगा। तो चलिए आप उस पर स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ISBN जो नंबर है वो कैसे कैसे मिलता है, एजेंसी क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। यानी कि जो RRLF है वो है क्या है, ये सब चीज़ें आप, सॉरी RRLF बोल रहा हूँ, RRNA, राजा राम मोहन राय नेशनल लाइब्रेरी। अब आता है ISSN नंबर, यानी कि ISSN नंबर के बारे में लिखते हैं। चलिए, इसके लिए हम छोड़ देते हैं, 2 पेज छोड़ देते हैं। इंट्रो का आपको समझ में सबको पता चल गया, तो देखो इंट्रो का यार वीडियो में ले लेना, क्योंकि दिक्कत हो चुकी है। ये हो गया आपका 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज मैं छोड़ देता हूँ, 3 पेज छोड़ देता हूँ। यहाँ से लिखते हैं, लिख के चलते हैं ISSN नंबर। अब ISSN नंबर के ऊपर जो कहानी है वो आपको पता होना चाहिए। ISSN नंबर की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहली बात है, ISSN नंबर जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ISSN नंबर जब फुल फॉर्म पता होगा तभी आप चीज़ों को लेके चल पाओगे, यानी कि ISSN नंबर की फुल फॉर्म आपको
पता होनी चाहिए। तो ISSN की फुल फॉर्म क्या है, आपको मैंने कई बार बता चुकी है। बताओ, कोई बता सकता है ISSN की फुल फॉर्म क्या है? यानी कि ISSN की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये है आपकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सीरियल नंबर। कितने डिजिट का होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है 8 डिजिट का। यानी कि पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया 8 डिजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया, आपको पता चल गया 8 डिजिट का होता है। इंटरनेशनल सेंटर है, यानी कि इंटरनेशनली चीज़ों में डिफाइन हो जाता है ISSN नंबर। या आपको समझ में आ गया। अब इसका ISO नंबर भी पूछा जाता है, तो ISO नंबर भी याद रख लीजिए। ISO नंबर 3297 है। आया कब? यानी कि एक तरह से ड्राफ्ट कब हुआ? यानी कि स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन था ISO ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कब आया? ये आया था 1971 में। यानी कि 1971 में क्या हुआ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में आया। फिर आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें आगे की। या तो ये आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा, यूरोपियन यूनियन वाला तो आपको समझ में आता होगा। चलते हैं आगे। अब इसकी बात आती है कि जो ISSN नंबर है हमारा, जो ISSN नंबर की बात आई 71 का, आपको समझ में आ गया। 71 में आपको ये ड्राफ्टिंग हुआ था। 75 में, यानी कि ये ड्राफ्टिंग का लिख लेना, ड्राफ्टिंग का, क्योंकि कन्फ्यूज़न करने के लिए जब वहाँ पे एक साथ इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब होती है दिक्कत। ISO नंबर यानी कि आया कब? 1975 एज ISO, और ये कौन सा था? 3297। ठीक है, फिर आता है ISBN के जो प्रिंटिंग मीडिया है, यानी कि प्रिंटिंग मीडिया में P दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में E दिया जाता है, और जो लिंक इन वीडियो है उसमें क्या दिया जाता है? L दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रिंटिंग में, यानी कि प्रिंटिंग मीडिया में लिख लीजिए से, प्रिंटिंग में यानी कि प्रिंट जो होगा, प्रिंटिंग मीडिया, प्रिंटेड मीडिया में ISSN नंबर हो गया। E मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ISSN नंबर हो गया। फिर आपका क्या हो गया? बचा कौन सा? L यानी कि लिंकिन मीडिया, मान के चलो। लिंकिन में से मीडिया नहीं होते, लिंकिन होता है वो। लिंक ISSN नंबर, ये यहाँ तक हो गए, 8 डिजिट का पता चल गया। अब इंडिया में प्रोवाइड कौन करता है? सीधे सीधे ये पूछ लेते हैं। दोनों हैं दिल्ली में, और दूसरा है निस्केयर दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आ गया आपका निस्केयर न्यू दिल्ली। तो आपको ये पता चल गया कहाँ से आता है, कहाँ से दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है। और अगर ISBN और ISSN नंबर आपको लेने हैं, देखो ISBN का तो ये है कि 30 दिन का जो टाइम होता है आपको बुक छपने के, 30 दिन के अंदर लेना। यानी कि जैसे ही आपकी बुक या तो आप अगर पब्लिशर से छपा रहे हो तो आपकी कोई हेडेक ही नहीं है, पब्लिशर अपने आप लेगा। या फिर अगर आप खुद छाप रहे हो बुक, यानी खुद बना रहे हो, तो बुक आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ये यानी कि उसकी साइट पर जाकर अपनी बुक को देना पड़ता है। वो चेक करते हैं क्या नाम, कहीं से कॉपी तो नहीं है, यानी कि फर्जी तो नहीं है, किसी का कॉपी उठाया हुआ तो नहीं है। हफ्ते भर में आपका ISBN नंबर आ जाता है। ऐसी ISSN नंबर होता है, ये भी क्या ना मैक्सिमम हफ्ते भर में आ जाता है, अगर आपका सारी चीज़ें क्लियर हैं, ID सब कुछ आ जाती है। और ये दिया किस पे जाता है? कहाँ? यहाँ ये आता है आपका ईयरबुक, एनुअल रिपोर्ट, ANNU, एनुअल रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, जर्नल्स। ये मिलेगा ISSN नंबर। याद रखना, ISSN नंबर और ISBN नंबर में, ISBN नंबर बुक पे दिया जाता है, और ISSN नंबर क्या होता है? ईयर बुक,
एनुअल रिपोर्ट, न्यूज़पेपर और आपका जर्नल्स पे होता है। यानी कि एक तरह से पीरियोडिक का काम करता है, ये पीरियोडिकली सीरीज टाइप का चलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पर, और इसे मैं सेव करता जाऊँगा आज, क्योंकि सेव करने में थोड़ा सा दिक्कत चलती रहती है। अब क्या था हमारा क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ISSN नंबर और ISSN नंबर में फुल फॉर्म में ये आपको डिफरेंस पता चल गया। अब आते हैं रंगानाथन जी के नाम पे आती है बात, कहानी। SR रंगानाथन जी का नाम, यानी कि SR रंगानाथन जी का नाम जो आपको पता नहीं है, चलिए उसे भी लेके चलते हैं, अपनी स्लाइड पर लेके चलते हैं। यानी कि अब आते हैं इस स्लाइड पर, यानी कि नेक्स्ट आते हैं SR रंगानाथन जी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। SR रंगानाथन, RANGANA नाथन, रंगानाथन जी का फुल नेम। ठीक है, अब फुल नेम क्या है, कोई बता सकता है फुल नेम क्या है उनका? फुल नेम उनका है, लिखिए, शेवल्ली रामनाथन राधानाथ। ठीक है, ये है उनका फुल नेम। डेट ऑफ बर्थ आपको ये तो पता ही होगा, अगस्त में है भाई, अगस्त में, क्योंकि अगस्त में हम क्या मनाते हैं, अगस्त 1892। डेथ कब हुई इनकी? डेथ हुई थी इनकी, डेथ 27 सितंबर 1972। और ये क्या है, इंडियन लाइब्रेरी के फादर हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यहाँ तक आपको पता चल गया था, ये तो आपको मैंने लिख के भी दे दिया था उस टाइम पे। जन्म, इनका जन्म यानी पूरा नाम, जन्म और जन्म स्थान भी आपको ये आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है अगस्त 19 सितंबर, यानी ये तो आपको पता ही चल गया था। यानी कि अब आती है कहानी किसकी, उरकुंड की। ये भी आपको पता होना चाहिए उरकुंड है क्या, यानी कि उरकुंड क्या होता है, क्या काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया, तो उरकुंड के बारे में बच्चों को नहीं पता। आज भी जो है उरकुंड सॉफ्टवेयर जो है वो उसके बारे में पता नहीं है। और उरकुंड क्या करता है, आपका एक प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर है, यानी कि प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर है जो कि आपके एक चोरी को, यानी कि डिजिटल चोरी को पकड़ता है। क्या करता है, प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर। चलती है अपने स्लाइड पर, यानी कि अब लेके चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो आप देखो, मुझे परेशान या ये कहना है कि इतनी लंबी वीडियो, देखो मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ लेके चल रहा हूँ। उरकुंड प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर, उरकुंड लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, SOFT वेयर, ये स्पेलिंग। हाँ, उरकुंड क्या है, सबसे पहला आता है उरकुंड क्या है। उरकुंड प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपका PLA प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये याद रखना। प्रेगलिज्म क्या होता है भाई, आपने किताब लिखी और इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, याद रखना 10% है। 10% तक आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर में, यानी कि आप 10% तक अगर आप कुछ भी ना करो तो आप वो मतलब एक तरह से अनफेयर में माना जाता है, सॉरी फेयर में माना जाता है, अनफेयर में नहीं कह रहा, फेयर में माना जाता है। 10% ऊपर जितना अगर आप कॉपी करोगे तो वो अनफेयर में माना जाएगा। यानी कि आपने किताब लिखी, XYZ किताब लिखी, ठीक है, XYZ किताब लिखी और आपको किताब में उरकुंड में डाला, आपके उरकुंड ने आपको ये बता दिया कि यहाँ से कॉपी कर रखा और ये चीज़ इसने उठाई हुई है।
चाहे आप कितनी भी लैंग्वेज बदल लो, कितने कुछ बदल लो, लैंग्वेज बदलने का तरीका वो जब आप किताब को पब्लिश करोगे या फिर आपको रिसर्च करोगे, रिसर्च वर्क में ही सिखाया जाता है। देखो ये अभी थोड़ी सी अलग ही कहानी है। रिसर्च वर्क में हमने भी सीखा है कि कैसे उरकुंड से बचा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया उरकुंड वाला, उरकुंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको अपनी बुक लिखनी है तो कैसे लिखें जाएगी, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या क्या करना होता है, ये क्वेश्चन था आपका 5वें नंबर का। अब आते हैं अपने इस सेक्शन पर, यानी कि आपका पेज ले लेते हैं हम नेक्स्ट। बुक की बात आती है। बुक्स, बुक लिखने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सिलेक्शन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ जाओगे, या पूरा लिखूँ? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, TO क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, TOPC, टॉपिक। सबसे पहला आता है सिलेक्शन। आपको कोई भी दुनिया में किसी भी चीज़ की किताब लिखने हो भाई, पहला आता है आपको टॉपिक, यानी कि आपको सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के, यानी कि अगर आपको चंपक लिखनी है, चंपक आती थी किताब, चंपक लिखने के लिए भी उसके टॉपिक का पता होना चाहिए, किस बात पे आप टॉपिक में कहानी बता रहे हो, तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आ जाएगा। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के बाद कहानी क्या खिसकती है हमारी, कि आपका जो मटेरियल है उसमें कैसा लिखा जाएगा, यानी कि आपने कॉपी किया है या फिर किसी की सोच से आपने चुराया है। भाई सोच से चुराने वाला भी याद रख लेना कि वो भी एक तरह से क्या आता है, कॉपीराइट में आता है कि आपने किसी की सोच चुरा ली। बुक में सबसे बड़ी यही देखी जाती है, बुक हो गया, लिटरेचर हो गया, सबसे बड़ा ये देखा जाता है कि आपको किसी की सोच चुरा ली। तो आपको सबसे पहले करना सेलेक्टेड ऑफ टॉपिक, फिर अपना, अगर आप किसी पब्लिशर के अंडर लिख रहे हो तो आपको पब्लिशर हाउस में जाना है, और वो सारी कहानी, यानी कि पब्लिशर हाउस में जाती सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप खुद लिखोगे बुक, देखो खुद लिखते हो तो यानी कि पहले सेलेक्ट करोगे, फिर मटेरियल इकट्ठा करोगे, यानी कि मटेरियल इकट्ठा करोगे, मटेरियल को जमा करोगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, यानी कि मटेरियल इकट्ठा कर लिया, मटेरियल इकट्ठा करके उसकी क्या करोगे, आप टाइपिंग करोगे, टाइपिंग या करवाओगे। फिर क्या आ जाता है, फिर उसका यानी कि जो चीज़ें उसमें से छांटनी है, यानी कि सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन फिर दोबारा सिलेक्शन होगा कि गलत चीज़, यानी कि सिलेक्शन ऑफ आइटम इन अनयूज्ड, यानी कि अनयूज्ड, जो यूज्ड का नहीं है उसमें। फिर लास्ट जो बचता है आपका, अब आपको जाना है फिर वहीं घूम फिर के आना है उरकुंड पे, यानी कि जो अभी पीछे पड़ रहे थे उरकुंड पे ही आपको आना है। उरकुंड पर अपने बुक को डालना है और चेक करवाना है कि उरकुंड में सही हो रहा है कि नहीं, यानी कि कोई कमी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। अब उरकुंड पे जैसे कि आपका सेलेक्ट हो गया, आपको क्या करना है, अपनी बुक को पब्लिशिंग करने के लिए या तो आप प्रिंट करवाओगे या फिर ऑनलाइन अपनी बुक भेजोगे। तो ऑनलाइन के लिए तो आपको पता ही, सीधे सीधे कोई सी भी साइट से आप अपना लेकर बात कर पब्लिश कर सकते हो। अब पब्लिश आपने कर दी, पब्लिश करने के 30 दिन के अंदर आपको 30 दिन के अंदर ISBN नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि और ISBN नंबर कहाँ से ले रहे थे हम, RRRNA दिल्ली, ठीक है, से आपको ISBN नंबर लेना पड़ेगा। ये कहानी है आपकी बुक लिखने की। चलो थोड़े जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि देखो वीडियो बन रही है लंबी, और वीडियो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको परेशान करती है। अब आता है रेफरेंस सेक्शन और सोर्स। भाई रेफरेंस सेक्शन, सोर्स, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, ये आपको लेके चलते हैं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले है आपका रेफरेंस सेक्शन, फिर सोर्स। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है रेफरेंस सेक्शन, REFRENCE, रेफरेंस, हाँ नहीं गलत होगी स्पेलिंग, ठीक है, रेफरेंस सेक्शन।
ठीक है। रेफरेंस सेक्शन इन लाइब्रेरी लिख लेते हैं भाई, क्योंकि हमें तो लाइब्रेरी के बारे में जानना है। लाइब्रेरी, रेफरेंस सेक्शन इन लाइब्रेरी में क्या क्या आता है? देखो, रेफरेंस सेक्शन इन लाइब्रेरी में आपने जब भी लाइब्रेरी में गए होंगे, लाइब्रेरी में घुसते ही क्या ना, लाइब्रेरियन के साइड में जो अलमारी रखी रहती है उसमें देखा होगा इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, थेसिस है, एटलस है, हैंडबुक है। और वो लाइब्रेरियन आपको क्या करता है, पढ़ लो, देख लो, फ़ोटो खींच लो, प्रिंट उसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा के दे देता है। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी फ़ोटो स्टेट की मशीन होता है, पर आपको कभी भी इशू नहीं करेगा। लाइब्रेरी का रेफरेंस सेक्शन वो होता है जिसमें महंगी किताब, जो किताब लाइब्रेरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो, यानी कि एक तरह से रिसर्च वर्क, एटलस, थेसिस, यानी कि जो किताब सभी को ज़रूरी है एक तरह से, वो रेफरेंस सेक्शन में रहेगी। महंगी किताब है वो रेफरेंस सेक्शन में रहेगी। आपका इंसाइक्लोपीडिया सभी को चाहिए, तो आप क्या उन्हें प्रोवाइड यानी कि इशू करते रहोगे? नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि रीइशू करवाता रहता है, तो यानी कि दूसरा तो लाभ ही नहीं उठा पाएगा। तो रेफरेंस सेक्शन इसलिए बनाया जाता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब, जो पैसे वाली किताब यानी कि महंगी किताब है, वो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है वो उसमें रखी जाती है रेफरेंस सिस्टम में। यानी कि रेफरेंस सिस्टम में एक बात लिख लें, रेफरेंस सेक्शन में इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज, थेसिस यानी थेसिस, एटलस एंड हैंडबुक और कॉस्टली, यानी हिंदी में लिख देते हैं महंगी बुक और जो इम्पोर्टेंट बुक है वो आती है। ठीक है। अब क्या आएगा, नेक्स्ट क्या था आपका, इंसाइक्लोपीडिया, यही था भाई, इंसाइक्लोपीडिया ही तो था। रेफरेंस सेक्शन एंड सोर्स, ये तो आपका हो जाएगा। अब आ जाता है बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया। अब बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया की तरफ चलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया लेके चलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया तो यही था हमारा। हाँ, बिब्लियोग्राफी भी आ जाएगा इसमें। इंसाइक्लोपीडियाज। अब इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, कोई बता सकता है इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? अब आते हैं इंसाइक्लोपीडिया पे। देखो, विश्वकोश एक तरह से, इसे क्या कहते हैं, पहले तो ये लिख लीजिए, विश्वकोश हिंदी में। अगर आपसे पूछा जाए कि आप हिंदी में बात कर रहे हो हमसे कि इंसाइक्लोपीडिया को क्या कहते हैं, विश्वकोश जो होता है ऐसी पुस्तकें होती है जिसमें विश्व भर की सारी बातें होती है। यानी कि मान लीजिए इंसाइक्लोपीडिया इंग्लिश की है, ब्रिटानिया की है, तो यानी कि क्या हो गया, एक स्पेसिफिक इस चीज़ की आपको इंसाइक्लोपीडिया मिल गई, यानी कि पूरी की पूरी जानकारी मिल गई, एक की जगह पर भटकने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। जैसे मराठी की हो गई इंसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिया की होगी, ब्रिटानिया की तो आपको पता है ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया छापती है। तो ये होते हैं इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया में एक पूरा स्पेसिफिक विश्वकोश है, यानी कि पूरे विश्व की जानकारी जहाँ से मिलती है, यानी कि पूरे विश्व की जानकारी जहाँ से मिलती है उसे विश्वकोश कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विश्वकोश कहते हैं। ठीक है। अब क्या था आपका, आगे क्या था, बिब्लियोग्राफी। अब चलते हैं बिब्लियोग्राफी पर, यानी कि बिब्लियोग्राफी। अब आता है बिब्लियोग्राफी, यानी कि आपका क्या है, जिसे हम कहते हैं
ग्राफी, ग्राफी, ठीक है, यही तो है स्पेलिंग, हाँ यही बिल्कुल सही है। अब और हिंदी में क्या कहते हैं, ये तो इंग्लिश में हो गया ग्रंथ, ऐसे कहते हैं ग्रंथ सूची, तो यानी कि इसका नाम क्या है, ग्रंथ सूची। अब इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये एक निश्चित, यानी कि जो बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, जैसे किसी भी स्पेसिफिक चीज़ें की, किसी भी चीज़ की, किसी भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यानी कि उसके बारे में जानना है, तो वो सब कहाँ से मिलेगी, बिब्लियोग्राफी के अंदर मिलती है। इसमें इतिहास, उसका निर्माण, उसके यानी कि सब चीज़ जो के बारे में मुद्रित जो चीज़ें हैं, उसके बारे में जो चीज़ें मिलती हैं वो बिब्लियोग्राफी मिलती है। और बिब्लियोग्राफी में एक चीज़ याद कर लेना, 1961, वैसे तो मैंने बता रखा है ये, 1961 में पेरिस में यूनेस्को के सहयोग से इफ़्ला की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसे, यानी इसकी एक परिभाषा दी गई थी, और परिभाषा आपको मैंने बताई चुकी है, यानी कि दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नेम्स एंड ये, यानी कि सीधे सीधे 4 क्वेश्चन आपके कवर करने हैं। चलिए, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यानी टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी के बारे में तो आपको पता ही है कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी में सीधे सीधे छोटी फॉर्म में लिखा जाता है टाइप ऑफ लाइब्रेरी। पता, जो हमने लाइब्रेरी के पार्ट्स पढ़े थे, लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, उसमें आपको बताया था मैंने टाइप ऑफ लाइब्रेरी। अब आता है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में सबसे पहले आप लिखिए एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी जैसे जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो होती है आपकी एकेडमिक, अरे यार, लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज के लिए, वो होती है एकेडमिक लाइब्रेरी। फिर आती है पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि जो किसी के लिए भी उपलब्ध है, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। फिर आता है स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरी दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, यानी कि आपका मान लीजिए कोई हिस्ट्री की है, हिस्ट्री की जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़े होंगे, तो यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट की अलग अलग लाइब्रेरी होती है, वो स्पेशल लाइब्रेरी में आ सकती है। स्पेसिफिक यानी कि एजुकेशन के लिए, स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए, स्पेसिफिक एक तरह से मान लीजिए जूलॉजी के लिए, तो वो हो गई स्पेशल लाइब्रेरी में, यानी कि स्पेशल तौर पर यूज़ करी जा रही है, वो स्पेशल लाइब्रेरी होती है। फिर आती है आपकी डिजिटल लाइब्रेरी, नेक्स्ट क्या है आपका नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि नेशनल पूरे जो इंडिया को डोनेट करती है वो आती है आपके नेशनल लाइब्रेरी में। फिर आती है वर्चुअल लाइब्रेरी, और इसका बाद आती है आपकी, यानी एक आती है रिसर्च लाइब्रेरी। ये आपको समझनी पड़ेंगी, मेनली आपको 4 ही पूछी जाएंगी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, और कौन सी है, एकेडमिक, पब्लिक, डिजिटल, चिल्ड्रन लाइब्रेरी मान के चलते हैं। वैसे मेनली तो चार ही हैं, स्पेशल, रिसर्च, एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी, वो जो डिनोट करती है। नेशनल लाइब्रेरी में आपका सब कुछ आ जाएगा, यानी कि ये आपके टाइप्स हैं लाइब्रेरी की। अब क्या था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नेम, यानी कि लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर नेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नेम्स, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर, सबसे पहले देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो वही बताऊंगा मैं, और कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताना। सबसे पहले था CDS ISIS, ये है यूनेस्को के बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, यूनेस्को। दूसरा क्या है, सोल, SOUL, सोल, ये क्या है, इफ़्ला का, यानी कि INFL, लाइब्रेरी नेटवर्क, UGC,
UGC कहते हैं। फिर आता है कोहो। कोहो ये है कोहो यानी कोड, एक तरह से कोहो वाला जो इम्पोर्टेंट है, यही दो इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऊपर के दो इम्पोर्टेंट है। फिर लिप्स प्लस है, लिप्सन, हाँ लिप्सन भी एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ये भी लिख लीजिए। लिब्सिस ये है। इन्फोटेक ने बनाया था। इन्फोटेक को तो आपका आगे प्राइवेट लिमिटेड ये तो सब कुछ पता ही है आपको। यानी कि ये है लिबसॉफ्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिब LIB लिब SOFT सॉफ्ट, ये है क्या है ENT न्यू दिल्ली। यानी कि ये सारे फिर लाइब्रेरी, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं। एक संजय याद कर लेना, संजय भी पूछा जाता है। संजय किसका है? ये है DESI डिस्टॉक एंड निसेट दिल्ली। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक लेटेस्ट था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो पूछा नहीं जाता। ठीक है, ये आपके सॉफ्टवेयर हो गए, यानी कि वीडियो भी 1 घंटे के आसपास की बन गई है। फिर आता है कंप्यूटर की जो मेमोरी हैं वो आती हैं। साइज़ ऑफ सबसे छोटी मेमोरी, लाइब्रेरी एक्ट और लाइब्रेरी सेस के बारे में। चलिए अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के, ये आपको मैं यहीं बता दूँ तो अच्छा है, या फिर आपको वीडियो दो, यानी कि आपको मैं दोनों इसके वो दूंगा PDF। टेंशन मत लो कि ये वाला PDF नहीं मिला या ये वाला PDF नहीं मिला, PDF मैं दोनों डाल दूंगा आज, क्योंकि एक तो दिक्कत होती है और बच्चों को परेशानी। ये तो क्वेश्चन के वेट है। चलिए इसमें पहले आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ा देता हूँ, यानी कि कंप्यूटर की टाइप है मेमोरी में। रैम रोम, हार्ड डिस्क SSD। भाई रैम तो होती है जो आपकी छोटी सी एक चिप लगती है ना, वो वाली। रोम होती है, रोम क्या होता है, रोम में जैसे आपका बूटिंग सिस्टम होता है ना, बूटिंग इनपुट आउटपुट, यानी कि ये लिखा है बायोस, जिसमें आपका बायोस पड़ा होता है, उसे कहते हैं रोम। यानी कि बायोस में आपका रोम पड़ा रहता है। और बायोस का मतलब ये है कि आपको कुछ, यानी कि आपने विंडो कुछ नहीं डाल रखी, 0 सन्नाटा आपके कंप्यूटर में, तो पर आपका जो पहले से जो पड़ा होगा वो होगा बायोस। यानी कि जैसे ही आप अपना CPU लगाकर ऑन करोगे तो उससे मिलेगा आपको बायोस। तो ये क्या होता है? ठीक है, फिर आती है आपकी HDD, यानी कि हार्ड डिस्क। आपने देखा होगा इतनी बड़े बड़े जो हार्ड डिस्क थे पहले। अब उसके बाद आती है छोटा रूप SSD, छोटी छोटी रूप में जो चिपिंग हो गई है वो आ गई है, SSD आपको मिल गई। ये तो आपका छोटा टॉपिक था। चलिए इसी में मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें करवाया था। टाइप यानी साइज़ ऑफ मेमोरी, यानी कि साइज़ ऑफ मेमोरी ये आप लिख लीजिए। दोनों वीडियो जब आपको मिलेंगी तब आप समझ जाओगे। साइज़ ऑफ मेमोरी मैं उसी में लिख के बताता हूँ आपको। साइज़ ऑफ मेमोरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि चलिए यहाँ से लिखना पड़ेगा, हमें कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आता है साइज़ ऑफ MEMORY मेमोरी। साइज़ ऑफ मेमोरी यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है मेमोरी की, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर आती है सबसे बड़ी इकाई भी पता होनी चाहिए। बड़ी तो देखो आज तक डिफाइन होने की नहीं, क्यों नहीं होने की? साइज़ ऑफ मेमोरी में जब आप मेमोरी की लेके चलोगे तो बड़ी में बढ़ती चल जाएगी। आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये है टाइप ऑफ मेमोरी या साइज़ ऑफ मेमोरी, तो उसके लिए आप छोड़ दीजिए साइज़ ऑफ मेमोरी को। ठीक है, तो आपकी जो साइज़ ऑफ मेमोरी आती है सबसे पहले आ जाती है 1 बिट, ये हो जाता है बाइनरी डिजिट। फिर क्या है 8 बिट, यानी कि 1 बाइट। तो अब क्या है, यानी कि ये तो आपने दोनों समझ लिए। फिर आती है 1 बिट के बाद, यानी कि 1 बाइट के बाद आती है 1024। 1024 का गणित समझ लेना, 1024 ही हर जगह लिखा जाएगा। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। KB के बाद आता है MB, यानी कि अब मैं छोटे छोटे लिख देता हूँ क्योंकि ये KB के बाद MB के बाद GB के बाद TB और TB के बाद PB, यानी कि पीटाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट। और जो पूछा गया था इस बार के हमारे एग्ज़ाम में एक्साबाइट, यानी कि EB एक्साबाइट। फिर जेडाबाइट यानी जेट्राबाइट,
फिर योट्राबाइट, फिर इसके बाद आती है, यानी कि इस तरह से चलते चल जाएंगे। देखो मेमोरी में कोई भी लिमिट नहीं होगी, हाईएस्ट चलता चल जाएगा। अभी तक तो यही है जीबी, यानी कि जेट्राबाइट, जीओपोबाइट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, क्या था हमारा, यूजीसी डीडीसी सीसी कौन सा एडिशन चल रहा है, कितने एडिशन है, सबके पहला एडिशन आया है, जन्म किसने दिया है, ये सब बताना था। चलिए अब बताते हैं, इसको भी जन्म का बताते हैं। चलिए टेंशन मत लीजिए, टेंशन हमारे पास, चाहे आज 2 घंटे की वीडियो बने, वीडियो में बना के दूंगा। पहले चलते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है डीडीसी, इनके पापा का, यानी कि सभी लाइब्रेरियों के जो इम्पोर्टेंट है, एक तरह से डीडीसी मान के चलते हैं हम तो, क्योंकि जब इम्पोर्टेंट ही है भाई डीडीसी ने ही तो सब कुछ करा है। डीडीसी का बात लेके चलते हैं, तो डीडीसी में आपको पता है कितने एडिशन आ चुके हैं। सबसे पहली बात है कितने उसमें बटी हुई है, डीडीसी जो बटी हुई है 00 से लेकर, यानी कि 000 से लेकर 999 तक बटी हुई है, याद रखना 3 डिजिट में है ये बटी हुई है। आपको पता है सबसे पहला है 001 से लेकर 99 तक जनरल है, फिर फिलॉसफी है, फिर क्या है, धर्म है, धर्म है, फिर सोशल साइंस है, फिर लैंग्वेज है, फिर नेचुरल साइंस है, फिर अप्लाइड साइंस है, फिर आर्ट्स है, फिर लिटरेचर है, फिर जनरल हिस्ट्री है, फिर बिब्लियोग्राफी, यानी आखिरी में बटी हुई है। फिर क्या आता, अब आते हैं डीडीसी की कहानी पर, यानी कि डीडीसी का जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है हम उसे पढ़ेंगे। डीडीसी आया कैसे, डीडीसी लेके कौन आया, डीडीसी के पिता कौन है, यानी कि पापा कौन है। तो डीडीसी के पापा हैं हमारे मेलविल डीवी, फादर ऑफ डीडीसी। आया कब, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीडीसी आया कब। डीडीसी पब्लिश कब हुआ, फर्स्ट पब्लिश इन यूएन स्टैंडर्ड बाय डीडीसी मेलविल डीवी इन 1876, फर्स्ट पब्लिश्ड। ठीक है, पहले कितने थे, 44 पन्ने थे, यानी 44 पेज की एक तरह से रिसर्च वर्क था, और जिसमें से आपको पता ही है इसमें सारा जो टॉपिक और इस तरह की जो चीज़ें थी वही थी। उसके बाद आपको ये तो मैंने पढ़ाया अभी, जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि डिटेल वाइज बिल्कुल आपको डीडीसी समझाया, तो ये समझ में आ गया। अब डीडीसी के कितने एडिशन है, हिस्ट्री हमें कोई लेकिन जल्दी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है कि डीडीसी कितने एडिशन है, यानी कि डीडीसी के हमारे 23 एडिशन है, 23 एडिशन है, एडिशन ED। ठीक है, ये है 23 एडिशन। तो 23 एडिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2300 के कि कैसे कैसे हैं। 2300 के बारे में आपको मैंने लिखवाया अभी तक, कौन सा कब है, किस टाइम है एडिशन सारे। जो 2300 के 24वां आने वाला है, यानी कि 24वां अब आ जाए या फिर इस साल आ जाए, 23 तो 11 में आ गया था, 24 आने वाला है, समथिंग 24 आने वाला है। 24 का मैंने भी एक तरह से पढ़ा था, 24वां जो था वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब 24वां आने वाला है, मैक्सिमम मान के चलो 24वां ही आने वाला है। फिर अब चलते हैं हम अपने वाले पर, यानी कि हमारा जो है दोनों को लेके चलते हैं CC। अब CC का क्या है, यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन, कोलोन CC। अब आता है CC, यानी कि CC की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, कोलोन क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर इसका आया कब, ये आया 1931 में। लाने वाला कौन था, फादर कौन है इसके, SR रंगनाथन, यानी कि जिसकी बदौलत आज आप क्या कर रहे हो। इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, PMST की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनैलिटी तो पता ही भाई, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी,
स्पेस एंड टाइम, ये आपका पता होना चाहिए। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन कितने आ चुके हैं, यानी कि कितने इसके एडिशन छप चुके हैं, तो वो पूछा जाता है। एडिशन आपको पता ही 7वां छपने वाला है, 6 तक आ चुके हैं, यानी कि एडिशन कितने हैं, 6 एडिशन है इसके। जो कौन कौन से आपको सारे पता है एडिशन के बारे में, यानी कि एडिशन के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। तो इसके कितने एडिशन है, 7वां आ चुका है, यानी कि 7th मान के चलिए, 7th एडिशन। तो एडिशन आ चुका है, तो यानी कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नाउ 7th एडिशन, यानी कि 7th एडिशन आ चुका है। और कब आया था, रिलीज इन 1987। पढ़ते कौन सा है हम, 6th एडिशन, ठीक है। सबसे पहला एडिशन कब आया था, 33 में, ठीक है। ये आ गया आपका। अब बचा यूडीसी, यानी कि यूडीसी भी लिख लेते हैं। यूडीसी के बारे में आपको पता ही है कि यूडीसी जो है, यूडीसी किसका, एक डीडीसी का ही भाग है, यानी कि यूडीसी जो है, यूडीसी क्लासिफिकेशन डीडीसी का ही क्या है, भाग है। इसका क्या फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल, ओके, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो क्या होगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो यानी कि यूडीसी आपका हो जाएगा। तो यूडीसी आपको पता ही है। और यूडीसी सबसे ज़्यादा लैंग्वेजों में बोला जाता है, यानी आया हुआ है 130, यानी कि 130 कंट्री में है, 40 से ज़्यादा लैंग्वेजों में है, इसलिए इम्पोर्टेंट आता है यूडीसी। यूडीसी का के कौन है, यानी कि उसके पापा कौन है, यानी डेवलप किसने करा यूडीसी को, यूडीसी को डेवलप किया था 1895 में बाई गिलोम बरेस्टर, पीटर पेटलो, ओटेलिट एंड नोबल प्राइज़, जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला था हेनरी हेनरी ले फोर्टनस, ठीक है। ये है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, देखो टाइम भी खिंच रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी देनी है। तो यानी कि अब क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पता ही, सारे के सारे 5 लॉ क्या कहते हैं, कि 5 लॉ जो कहते हैं, पाठक को पुस्तक दो, पुस्तक को पाठक दो, ये सारे आ जाएंगी। तो ये क्या है, सबसे पहले चलिए इसे लेके चलते हैं हम 5, यानी कि इसमें क्या आएगा, सबसे पहले पुस्तक उपयोगी के लिए। दूसरा क्या है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हैज़ हिज और हर बुक। प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। पाठक का समय बचे, ये बिल्कुल 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो आपको कराया गया है उसमें से जाके देख लेना, यानी कि लाइब्रेरी की वीडियो में देख लेना, बिल्कुल डिटेल वाइज बताया गया है। फिर क्या है, पुस्तक आखिर क्या है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अब आती है 1930, 31, 32, 33। भाई 33 का आपको बता दिया, 31 में जो है क्या है हमारा, कौन है, SR रंगनाथन जी है, और 32 में उससे रिलेटेड थी, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आता है कॉपीराइट एक्ट, ये आते हैं इफ्ला, ये सब आपको अभी बता रहा हूँ। कॉपीराइट एक्ट के बारे में चलते हैं। इसमें ये आपका आ जाता है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कॉपीराइट एक्ट, COPY कॉपी। चलिए लिखिए कॉपीराइट एक्ट के बारे में। कॉपीराइट, एक मिनट, हाँ, कॉपीराइट एक्ट 1957, याद रख लेना 1957 का है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको पता चल गया 1957 में एक तरह से जो एक्ट है ये एप्लीकेबल कब हुआ, एप्लीकेबल पूछ लेता है कभी कभी। भाई ये पता है आपको 1957 है, एप्लीकेबल कब हुआ, एप्लीकेबल फ्रॉम FORM फ्रॉम 21 जैन 1958 में, याद रख लेना, बस इतना सा इम्पोर्टेंट है। और ये आपको बताइए क्या कहता है कॉपीराइट एक्ट,
58 में, यानी कि सब चीज़ आएगी, जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे आ जाएंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो कि कॉपीराइट एक्ट में आपको पता ही है 60 साल की उम्र है वो, यानी कि 60 साल तक होता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है इम्पोर्टेंट। कॉपीराइट एक्ट के बारे में पता लगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें सन पूछा जाता है और कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो आप परेशान हो। इफ़ला, ILA इनकी फुल फॉर्म है। अब इफ़ला, ये इनकी फुल फॉर्म आपको याद है या नहीं है, मुझे तो ये पता नहीं कि इफ़ला की फुल फॉर्म याद नहीं हो बच्चों को, ILA की फुल फॉर्म याद ना हो, ILA के बारे में याद ना हो। तो इफ़ला तो आपको पता ही है, इफ़ला तो आपको मैंने कराया हुआ है कई बार भाई। इंटरनेशनल जो आपका है, इंटरनेशनल क्या थी फुल फॉर्म बताइए? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, याद रख लेना, लिख लीजिए, यहीं लिख देता हूँ मैं। चलो एक बार वहीं लिख देते हैं हम, क्योंकि जब देखो पेज भी शायद से 16 पे पहुँच गए हम। इफ़ला, IFLA, इसकी क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, याद रख लेना, ठीक है। और है कहाँ पर? UK में है, यानी कि UK में, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हैंग में, यानी कि HAN, हैंग में इसका हेडक्वार्टर है। फिर क्या था हमारा? इफ़ला हो गया, ILA हो गया, ILA था ना शायद से। नेक्स्ट है हमारा, ओके, ILA का तो पता ही है आपको, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्या है आपका? ILA और ALA और ISLAC, लिख लेता हूँ मैं, ALA, ILA और क्या है, क्योंकि फिर पेज बार बार बदलना अच्छा लगता, ISLAC, ISLIC। तो ALA की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, याद रख लेना। और ILA इंडिया से पूछा जाए तो एकेडमिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, याद रख लेना, एकेडमिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगर इंडिया के बारे में पूछा जाए या फिर कोई कंट्री के रिलेटेड ILA आपसे ना पूछा जाए, ILA में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जगह कह दे कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, दूसरी फुल फॉर्म बताओ, तो उसका है एकेडमिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार करा जा रहा है कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो। देखो जो भी वीडियो देख रहा हो वो तो पास हो ही जाए। ILA के इसका क्या है, यानी कि जो ILA है, ILA का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। तो ILA का जो ऑफिस है कहाँ पर है? US में, और US में भी हेडक्वार्टर लिख लीजिए इसका। भाई डिजिटल में यार ये समझ में नहीं आता मुझे, जब एक बार पेज सेट है तो क्यों उस चीज़ को हिला रहे हो? वो ठीक है, US। अब ILA क्या क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, ILA लिख लीजिए, ILA हो गया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA पता है आपको, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली में, दिल्ली। बना कब? भाई आपसे पूछा जाए ILA के फुल फॉर्म जो है, ILA बना कब, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बना कब है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए। बना कब आपका? 1931, ठीक है। अब क्या आता है आपके पास? ISLAC। अब ISLAC का फुल फॉर्म बता सकता है कोई? चलिए इसके भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कब आया? 1955 में आया, ठीक है, याद रखना, सितंबर
3 सितंबर 1955 में आया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। ये कहाँ से आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। क्या है? RRLF यूनेस्को। ये क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। यूनेस्को कहाँ है, कहाँ, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं RRLF यानी कि आपके राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है? कल्चर के अंडर आती है, ये याद रख लेना। फुल फॉर्म आपको पता है कि क्या है और है कहाँ पर। जो RRLF है, और RRLF से रिलेटेड आप क्या पूछा था हमने क्वेश्चन एक, ISBN में क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी, यानी कि राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। और है कहाँ पर? कोलकाता लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर नहीं लिखूँगा मैं। ठीक है, अब आती है यूनेस्को की बात। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगी, नहीं पता है तो यूनेस्को की फुल फॉर्म जान लीजिए, कहाँ पर है इसका सेंटर वो जान लीजिए। पेन मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि कलर ये मुझे दिख नहीं रहा, तो आपको क्या दिखाई देगा। यूनेस्को की लिख लीजिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख लीजिए। यूनेस्को की यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है फुल फॉर्म। फिर आपसे पूछा जाता है कहाँ पर ये है पेरिस में, पेरिस फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, अब आती है कहानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों को मैंने दोबारा पढ़ाकर, यानी कि एक तरह से दोबारा अपने जो लेक्चर थे वो करवा कर बताया था कि 4 लाइब्रेरी वो कौन सी हैं जहाँ पर बुक जाती है पब्लिश होने के, यानी कि जैसे आपने बनाई बुक और बुक बनाने के बाद आपको भेजनी पड़ती हैं, कि वो 4 लाइब्रेरी हैं कौन सी। यहाँ पर बच्चे खो रहे थे, कन्फ्यूज़न। तो अब क्या था आपका क्वेश्चन, वे 4 लाइब्रेरी कौन सी हैं जहाँ पर बुक को पब्लिश होने के बाद भेजा जाता है, यानी कि आपको 30 दिन के अंदर ये सब चीज़ें प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, तो उसका ध्यान रखना है ना। पहली लाइब्रेरी लिख लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई। चलिए 1 मिनट, मुंबई एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, जिसे हम क्या कहते हैं, मुंबई लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। फिर आती है चेन्नई, फिर आती है कोलकाता, और फिर आपकी है दिल्ली। और दिल्ली ही रिसेंटली है, यानी कि 1970, यानी ये आई है 1982 में। ठीक है, किसमें? डेपोसिट लाइब्रेरी। और इसे क्या कहते हैं, डिलीवरी बुक एक्ट। लिख लीजिए, डिलीवरी, लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके नोट्स आप बना लेना। डिलीवरी बुक एक्ट 1954। ठीक है, ये है। और इसके अंदर 4 लाइब्रेरी कौन सी? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, और आई कैसे ये सारी जो ऊपर की हैं, इसलिए मैंने ऊपर लिखी है। ये आई थी 1955 के आसपास, डिपोजिट में चले गए थे, और ये आ गई थी आपके 82 में दिल्ली लाइब्रेरी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब चलते हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि ओपैक। भाई ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आपको पता ही है, जो ये है कि आजकल के टाइम पर डिजिटल दौर चल रहा है, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आ गया है। तो यानी कि जैसे आपने एक्सेस कैटलॉग आते थे, जैसे आपने देखा होगा, जो कैटलॉग होते थे हम उसके अंदर कहाँ पर मिलते थे? लाइब्रेरी मिलते थे। और लाइब्रेरी के जो कैटलॉग होते थे वो किससे बने होते थे? हाथ से बने होते थे। पर आजकल का दौर जो है, डिजिटल कैटलॉग आ गए हैं, और डिजिटल कैटलॉग का जो दौर था वो शुरू हो गया है। इसलिए जो क्या है, इसलिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का नाम आ गया है।
चलिए अब आते हैं बड़ोदरा लाइब्रेरी। अब बड़ोदरा लाइब्रेरी का जो इम्पोर्टेंट फंडा है, अब क्या है, बड़ोदरा लाइब्रेरी एसोसिएशन। बड़ोदरा लाइब्रेरी एसोसिएशन याद रख लेना 1910 में आया था। जो बड़ोदरा के राजा थे उन्होंने अपनी जगह मतलब अपने राजमहल में एक जगह प्रदान करी और एक तरह से वहाँ पर अपने जो बाहर के जो मित्र थे यानी बाहर से लाइब्रेरियन को बुलाकर वहाँ पर लाइब्रेरी को स्थापित करने की कोशिश करी। चलिए अब आगे चलते हैं। लाइब्रेरी में बुक हैं तो आप किस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहला आपको सब्जेक्ट वाइज यानी कि किसी भी चीज़ों को परवाह ना करते हुए सब्जेक्ट वाइज उठा के रख दो। फिर क्या करोगे, कैटेगरी वाइज कि बिब्लो यानी कि आप एक तरह से जो रेफरेंस सेक्शन है वो अलग बना दिया हमने, टेक्स्ट बुक अलग बना दी। फिर यानी टेक्स्ट बुक एक अलमारी पूरी टेक्स्ट बुक की, एक अलमारी रेफरेंस सेक्शन की, एक अलमारी जो एक्स्ट्रा वर्क है यानी कि मान लीजिए आपकी जो रेफरेंस बुक आती उसकी आ गई, एक आ गई यानी कि एक्स्ट्रा यानी कि बहुत तरीके से जो लाइब्रेरी होता है वो अपने हिसाब से किसी भी तरह से बुक को एडजस्ट कर सकता है। फिर आता है आपके नंबर से, ACC नंबर से, फिर आता है DDC नंबर से, यानी कि इस तरह से आप बुक को अरेंज कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। फील एंड यानी कि एवरीथिंग फील इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, एवरीथिंग नॉट फील इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रख लेना। इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट ये होता है, इनपुट भी वही है कि इनपुट मतलब ये है कि जो चीज़ मान लीजिए मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया हेलो, HELO, तो ये क्या कर रहा है, टाइप कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या कर रहा है, इनपुट। और आउटपुट कहाँ है, आपकी मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है, वो होता है आउटपुट। यानी कि और इनपुट में कौन से आते हैं, इनपुट में आपका कीबोर्ड आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, ये होते हैं आपके, और जो माउस आ जाएगा वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर हो गया, फ्लोटर हो गया, और कौन से प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर है इनपुट डिवाइस। ये ध्यान रखना, ये आपको बता दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए यानी कि चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिससे हम एप्लीकेशन, जिसे हम एक तरह से सिस्टम को में अन्य काम करने के लिए चलाते हैं। जैसे सिस्टम का कोई भी, जैसे मान लीजिए मुझे इस सॉफ्टवेयर को यानी कि आपको पढ़ाना है, तो इस सॉफ्टवेयर को मैं रन कर रहा हूँ, तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, जो भी कंपनी है उसने इसको, टैब को या फिर कंप्यूटर को चलाने के लिए जो चीज़ डाली वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। PPBS, भाई PPBS तो आपको पता ही, PPBS तो आपने करा भी है, और PPBS के ऊपर तो क्वेश्चन भी आया था, तो PPBS का तो फुल फॉर्म पता ही होगा। PPBS क्या है, या PPBS की फुल फॉर्म बतानी पड़ेगी। चलिए PPBS की फुल फॉर्म, अब ये मत लिख देना। हाँ, एक चीज़ और, बच्चे कह रहे थे कि ब्लड शुगर वाली पता नहीं कौन सी फुल फॉर्म लिखवा दी उन्होंने आजकल, पता नहीं कहाँ से PPBS की फुल फॉर्म, पोस्ट प्रेडिक ब्लड शुगर ऐसे कुछ लिखी आ रही थी, तो वो कहाँ से, मुझे तो ये समझ में आता है, भाई लाइब्रेरी में हो यार, इतना तो सोच लो, मेडिकल की फुल फॉर्म कहाँ से लिख दोगे यार आप। ये तो देखो कि PPBS है क्या। PPBS आपका प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है, यानी कि लिखिए क्या, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये है आपकी PPBS की फुल फॉर्म। अब आता है ZBB यानी कि जीरो बेस बजट, ये आपके सामने लिखी हुई है। अब जीरो बेस बजट क्या होता है भाई, सीधे सीधे ये देखो, जब भी लाइब्रेरियन को ये होता है ना कि मतलब एक तरह से बहुत सारे लाइब्रेरियन इस तरह के होते हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, बहुत सारे लाइब्रेरियन इस तरह के होते हैं कि वो अपना जो एक तरह से गल्ला है, जिसे कहते हैं गल्ला, लाइब्रेरी के जब आप लाइब्रेरियन बन जाओगे तब समझ जाओगे गल्ला क्या होता है। तो उसमें उसको एक तरह से अपने पास पैसा रखने के लिए और बजट को नया लाने के लिए तो जीरो कर देता है, वो जीरो बेस बजट कर देता है, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है, नया बजट चाहिए, उसके लिए जीरो बेस बजट आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, केवी के स्कूलों में आप लाइब्रेरी को किस तरह से बजट दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे। सबसे पहले आप करोगे फ़ोटोस्टेट की बात, यानी कि कॉपी, फ़ोटो कॉपी।
फिर आपको दिलाना है दूसरा पेनल्टी, यानी कि ड्यू डेट वाली पेनल्टी। फिर आप कोई बच्चा किताब नहीं दे रहा, उससे पेनल्टी लोगे। आपको पता है डबल पेनल्टी ली जाती है, या फिर आप बुक ला के लोगे। फिर आपको क्या करना है, तीसरा जो आता है कि जो न्यूज़पेपर 1 साल हो गया उसे बेच कर ले लेंगे, किताब है उन्हें बेच कर ले लेंगे, यानी कि जो मैगज़ीन है उन्हें बेच कर ले लेंगे। तो इस तरह से आपके आ जाती हैं। अब वीडिंग तो पता ही, वीडिंग तो जो किताब फट जाती है उस तरह से, वो उस तरह से आ जाती है वीडिंग है। ये तो नॉर्मल आपको वीडिंग का तो पढ़ाया हुआ है, जाकर लाइब्रेरी सेक्शन में देख लीजिए। अब आता है लाइब्रेरी लोन एंड रिसोर्स शेयरिंग। लाइब्रेरी लोन का मतलब ये है कि मान लीजिए आप ए लाइब्रेरी के हो, बी लाइब्रेरी हो, सी लाइब्रेरी, ये 3 लाइब्रेरी हैं। ए लाइब्रेरी का हो रहा है, यानी कि ए लाइब्रेरी को के बच्चे को चाहिए XYZ कोई भी किताब। अब बी लाइब्रेरी के पास नहीं है, सी लाइब्रेरी के पास नहीं है। ये और बी की, यानी कि ये पास है, तो ये इससे लेके देगा, ये इससे लेके देगा, यानी कि यहाँ तक कि पाठक की जो नीड है वो पूरी करने के लिए लाइब्रेरी लोन लिया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए लाइब्रेरी लोन लिया जाता है। तो ये होगा। और रिसोर्स शेयरिंग में यही होता है कि रिसोर्स को शेयर करना, यानी कि एक तरह से जब हम किसी टाइम के लिए लोन ले लेते हैं, और लोन का मतलब ये है कि इसको भी अपने टाइम पर, यानी कि इस लोन का बस कहा जाता है शेयरिंग ही होता है, क्योंकि लोन में तो आपको पता है कि अपने गिरवी रखनी चाहिए पड़ती चीज़ें वो जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें शेयरिंग को ही लेके चलते हैं लाइब्रेरी लोन में भी। फिर आता है 31वां नंबर, KVS के स्कूलों में लाइब्रेरी में आप बच्चों को क्लास से कैसे बुलाएंगे। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप 8 पीरियड के मान के चलते हैं, 8 पीरियड का स्लैब होता है, 4 पीरियड पहले लंच से, और ये हो गया 4 और ये हो गया 4, तो पहला पीरियड तो आपका लगेगा नहीं कभी भी, पहला पीरियड होता है अरेंजमेंट का। तो ये कहना कि सर मैं पहला पीरियड में ही अपने स्टूडेंट को, जो भी मैं अपना टाइम टेबल देख के उनकी क्लास में या उनके क्लास के मॉनिटर को बता दूंगा कि आज आपका लाइब्रेरी का पीरियड है इस टाइम पे, यानी कि 6th पीरियड में या 7th पीरियड में, जब भी पीरियड हो आप आ जाना, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे कि अब आपका पहला पीरियड ख़त्म होने वाला, 10 मिनट बच रही है या 5 मिनट बच रही है, तो उससे पहले कोई भी जो असिस्टेंट लाइब्रेरी है, जूनियर लाइब्रेरी, या फिर आपके पास कोई भी बच्चा दिख जाए इधर उधर घूमता हो, तो उसे कह दो, खुद जाके पर्सनली कह दो कि आपका लाइब्रेरी का पीरियड है, आप जब नेक्स्ट पीरियड हो तो आ जाना। तो ये सब सिस्टम है। तो यानी कि उनको बुलाने की, या फिर कोई भी आप पहले से अलर्ट कर दो, एक दिन पहले बता दो, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं। फिर आता है लाइब्रेरी में बच्चे खुद आकर पढ़ें। ऐसा क्या करें भाई, खुद आकर पढ़े तो आपको क्या करना है, पहले से इंटरेस्टिंग करना है। क्या करना है, लाइब्रेरी में इस तरह की क्रिएटिव चीज़ डालनी है कि आपको बुक्स उनके अकॉर्डिंग लेकर आनी। अब मान लीजिए बच्चा है, क्लास 6 का बच्चा है, उसे चाहिए क्रिएटिव बुक भी चाहिए और उसके पढ़ाई की चीज़ भी चाहिए, या फिर उसके रेफरेंस की चीज़ें भी चाहिए, या फिर बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं कि आप वो घर में रेफरेंस बुक नहीं ले पा रहे, आप उसको यानी कि सारी चीज़ उपलब्ध कराए जिससे कि वो भागा है। आप देखते हो क्यों बच्चे मॉल जाते हैं या फिर सर्कस जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट लाना है, या आपका क्लास, देखो लाइब्रेरियन का मतलब ये है कि आप एक तरह से पूरे के पूरे टीचर हो, पूरे के पूरे कलर को, पूरे के पूरे एक तरह से एजुकेटर हो, यानी कि सब चीज़, यानी कि ऑल अराउंड अस है हो आप। फिर आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी सारी चीज़ आ जाएंगी, आपको पर्सनैलिटी हो जाए, यानी कि बच्चों को बुलाना आ जाए, KVS के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पर्सनल मैनेजमेंट में आपका बजटिंग आ जाएगी, बुक आ जाएगी, पेपर आ जाएंगी, उसको मैनेजमेंट करना है कि किस तरह से क्या करना है, कब क्या करना है, बजट कैसे लेके चलना है, किताब को अरेंज कैसे करना है। कोई किताब आई, यानी जैसे मान लो आज आपके 10 किताब आ गई, उनकी एंट्री करना, पेपर आ गए उनकी एंट्री करना, उनको रिकॉर्ड रखना, ये आपके सारे मैनेजमेंट में आएगा। बजट है कि नहीं है, कितना अब लाना है बजट, वो आ जाएगा सारे। प्राइमरी और टर्शरी सोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो बिल्कुल प्योर होते हैं, यानी कि जैसे आपने खुद देखा वो प्राइमरी, और टर्शरी यानी कि किसी और के द्वारा आपने कहानी सुनी, वो हो जाते हैं। फिर आता है प्लांटिंग एंड पीरियोडिकल। पीरियोडिकल एक तरह से किसी भी सीरीज़ को, यानी कि किसी भी पीरियोडिकल, जैसे मान लीजिए एक तरह से पीरियोडिकल में आपको पता ही है कि जो चीज़ें आती हैं, पेटेंट एंड पीरियोडिकल। पेटेंट्स एंड पीरियोडिकल में ही था कि पीरियोडिकल में जैसे वीकली हो गया, मंथली हो गया, पीरियोडिकल मतलब डेली हो गया, कोई चीज़ आ रही है
जैसे आपका जर्नल्स आ रहे हैं तो वो आते हैं पीरियोडिकल से। पेटेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने मान लो ये आपने एक पेंसिल बना दी, ठीक है, आपसे पहले किसी ने पेंसिल नहीं बनाई तो अपने नाम पर ही पेटेंट करा लो कि मैं हूँ उसका मालिक, मेरे नाम पर ये पेटेंट कर दो। पेटेंट क्या आपको पता है पेटेंट की साइट है, ठीक है, तो वो होते हैं पेटेंट। जैसे कि अपने हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें उगती थी और किसने करा ली पेटेंट, क्या नाम, अमेरिका ने करा ली, बहुत सारे एक कंट्री ने करा ली, तो ये एक तरह से धांधलीबाजी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अगर लाइब्रेरी के पास इस साल का बजट नहीं है और बच्चों के संसाधन भी चाहिए तो आप क्या करोगे? तो आप एक तरह से सबसे पहले संसाधन, यानी कि आपके पास कोई बजट नहीं है तो हमारे पास जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो बेच देंगे, मतलब जो अनयूजुअल आइटम है वो सारा बेच के लाइब्रेरी से बजट ले लेंगे। लाइब्रेरी को अगर किसी बच्चे को संसाधन की ज़रूरत है तो हम लाइब्रेरी लोन का यूज़ करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारे इन दोनों कंडीशन में हमारे पास बजट नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, एक तरह से बजटिंग के लिए एप्लीकेबल सोर्स, यानी कि एक तरह से एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके बजट को मांगेंगे। 37 देखते हैं। लाइब्रेरी के विकास के लिए आप क्या करोगे? भाई लाइब्रेरी के विकास के लिए मैं सब कुछ करूँगा, यानी कि लाइब्रेरी के विकास के लिए मैं नई नई किताबें करवाऊँगा, लाइब्रेरी के जिसमें बच्चे आएँ उसको अरेंज करवाऊँगा, जो चीज़ें यानी कि जो कमियां हैं वो दूर करवाऊँगा। लाइब्रेरी में एक ऐसा एनवायरनमेंट रहे जो पढ़ाई के लिए एप्लीकेबल हो, उस तरह को एनवायरनमेंट को रखूँगा। और विकास के लिए उसके नई नई, जैसे कि मान लीजिए आप रोज़ न्यूज़पेपर, क्या नाम, उस पर होर्डिंग पे जिस पे न्यूज़पेपर स्टैंड पे लगा के रखेंगे, बुक है जो वो मंगवाएंगे, जो ईयरली बुक है वो मंगाएंगे, जर्नल्स हैं वो मंगाएंगे, तो ये सब चीज़ आ जाएंगी। 38 क्या कह रहा है? बच्चे के विकास के लिए क्या करोगे? बच्चे के विकास के लिए आप उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग है उनके अकॉर्डिंग बुक को मंगाएंगे, उनके जो जिस चीज़ में दिलचस्पी है और जो पॉजिटिव है, यानी कि ये ध्यान रखना इस तरह से यहाँ के अगर आपने कह दिया उनकी दिलचस्पी है, वो कहने लगेगा इंटरव्यू कि उनकी दिलचस्पी तो गलत चीज़ों में पढ़ने में भी है, तो ये देखना पॉजिटिव चीज़ जो उनकी दिलचस्पी है उसे मंगाऊंगा उनका विकास करने के लिए। फिर आगे आ गया था बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करोगे? मोटिवेट रखने के लिए भाई सीधे सीधे क्या करोगे, आप सीधे सीधे बच्चों को कहोगे, बच्चों क्या नाम, देखो आपको कहीं भी जाने के, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये सब चीज़ें खर्च करने की, आप इतनी महंगी महंगी किताब अपने पापा मम्मी से पैसे लेके खर्च करते हो या फिर इस तरह से अपने आप लेके चलते हो, तो लाइब्रेरी क्या करती है? लाइब्रेरी आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए देती है, आप पढ़ो, यहाँ पे बैठो, नोट्स बनाओ, अपने क्या नाम, अपने होमवर्क को करो, अपने क्लास जो भी वर्क है उसे करो, यहाँ पर आपको फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करोगे और उन्हें कहोगे कि आप लाइब्रेरी में आओ, लाइब्रेरी को जानो, लाइब्रेरी से आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्सेस है ये लाइब्रेरी का। चलिए आगे चलते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई आज तो। क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को लाइब्रेरी में जाना चाहिए और जाना चाहिए तो क्यों? भाई लाइब्रेरी में हर तरह के बच्चों को जाना चाहिए, पहला से 5वीं तरफ। इन में जब आप छोटे बच्चों में लाइब्रेरी में जाने की डेवलप करोगे तभी आप आगे के बच्चों को डेवलप कर पाओगे कि लाइब्रेरी में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में किताब मिलती है, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आगे आता है आपकी लाइब्रेरी में बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? शोर कर रहे हैं तो पहले कहेंगे, शांति से कहेंगे कि बच्चों शांत हो जाओ, फिर उससे क्या ना जो बच्चा शोर कर रहा है उसके पास जाके पूछेंगे क्या कारण है, क्यों शोर कर रहा है। अगर इस तरह का कारण है तो यानी कि उसे अपने साइड में उठा लोगे। भाई लाइब्रेरियन क्या कर सकता है? लाइब्रेरियन वहाँ से जहाँ शोर, वो बच्चा शोर कर रहा है अपने पास आके बैठा लो और यहाँ पर उसे कहना, क्या कह दो, उसे कह दो कि आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ो और सबको सुनाओ कि आज की न्यूज़पेपर में क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, वो खुद भी गेन कर रहा है और शोर भी नहीं हो रहा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक वीक में एक क्लास में कितने पीरियड होने चाहिए? भाई एक वीक में एक क्लास में कम से कम मैक्सिमम 1 पीरियड या 2 पीरियड होने चाहिए। मान लीजिए 6 से 8 12 तक की है लाइब्रेरी, 6 से 8 तक की 12 3 सेक्शन है, कितने हो गए? 6 × 3 18 और पीरियड कितने हो गए आपके? 18 ही तो बैठते भाई, हाँ 18 बैठते। पीरियड कितना हो गया? एक दिन में 8 पीरियड होते हैं, 8 और 6 दिन स्कूल चलता है, 8 6 कितने हो गए? 46। तो यानी कि एक दिन में 2 पीरियड इस तरह पीरियड भी कर सकते हैं। एक क्योंकि पहला पीरियड लगता नहीं है तो सीधे सीधे मान के चलते हैं हम, 40 पीरियड है तो 40 को आपको क्या करना है,
2 पीरियड लगवा सकते हैं, यानी कि 2 पीरियड होने चाहिए एक दिन में, हर यानी कि एक वीक में 2 पीरियड होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है। एनसीईआरटी क्यों पढ़ानी जानी चाहिए ये तो आपको पता ही होगा। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, या एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी नहीं पता? देखो एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है, और देखो ना 2 चीज़ होती है, एक एनसीईआरटी है, एक एससीईआरटी है। एनसीईआरटी तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी क्या है, जो नेशनल बुक जो है वो आ जाती है, यानी कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अब क्या है, एनसीईआरटी की बुक को ही क्यों पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी की बुक को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि वो वैलिड सोर्स है, यानी कि रेफरेंस बुक में जो बुक छाप रहा है, अगर मान लीजिए कोई XYZ धर्म का है तो आप मतलब उसको मैनिपुलेट कर देंगे। जैसे बहुत सारे देखा होगा कि आपने कहते हैं कि हमारे जो बहुत सारी किताबें मुस्लिम ने लिख दी तो, और क्या ना ये मतलब विवादित चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी को वैलिड सोर्स माना जाता है। एनसीईआरटी प्रूफ के साथ चलते ही है। अब आता है AACR2। AACR2 क्या होता है? AACR2 आपको पता है एंग्लो अमेरिकन कोड, यानी कि क्या है? एंग्लो। और हाँ, इसकी भी फुल फॉर्म अलग है। ये जो AACR2 है एक एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन कैंसर कुछ है उसकी फुल फॉर्म। AACR2 की जो फुल फॉर्म है, AACR2 की फुल फॉर्म भी अलग अलग मिलती है। अब बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़न। सबसे पहले लिख लीजिए AACR2 की फुल फॉर्म, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल। ठीक है, ये है। पब्लिश कब हुआ? 1967। हाँ 1967। फिर AACR2 का क्या है? दूसरा एडिशन। फिर AACR2 का आर जहाँ लिखा मिल जाए, AACR2 रिवाइजेशन। फिर आ जाता है ई लाइब्रेरी। क्या होती है ई लाइब्रेरी? ये होती है, ई लाइब्रेरी का मतलब ये है हम 24 घंटे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होती है, अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी को पढ़ सकते हैं, जिसे कहते हैं आजकल ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट कौन सा है? गूगल प्ले बुक है आपका, किंडले है, और मतलब बहुत सारे हैं आजकल तो। ठीक है, लाइब्रेरी जर्नल के नाम बताइए, लाइब्रेरी जर्नल के आपको पता होगा ना। देखिए लाइब्रेरी जर्नल में एक तो मान के ये एक जो है ASLIB लाइब्रेरी जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का है। ठीक है, और एक आ जाता है मेरे दिमाग में आ रहा था ऑस्ट्रेलिया लाइब्रेरी, यानी कि AUSTRALIN ऑस्ट्रेलिया लाइब्रेरी जनरल ये आ जाता है। फिर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू है, अमेरिकन RCA है, ये आ जाता है। लॉ ऑफ लाइब्रेरी जनरल है, ये सारे आ जाते हैं लाइब्रेरी जनरल्स में। ठीक है, फिर आता है ILA का जनरल। ILA के जनरल का नाम क्या है? अब आता है ILA के जनरल की बात। ILA के जनरल आपको पता है, ILA का जनरल जो होता है ILA के नाम से ही आता है, वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से। फिर आता है, ये कब है? 1965 में आता है। दूसरा आता है पीरियड कितना है। ठीक है, तो इसका कब आता है? यानी कि ये आता है क्वार्टरली, QUARTELY क्वार्टरली। और एक तरह से ILA तो कहा ही जाता है, देखो ILA के नाम से ही आता है वो, ILA बुलेटिन के नाम से मान के चलिए उसे, BULLETIN बुलेटिन के नाम से माना जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गए आपको। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर दो भाई। अब एक तरह से मेरी भी एनर्जी डाउन होती जा रही है। अब आता है स्टॉक वेरिफिकेशन। भाई स्टॉक वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या हमें मंगाना है, क्या किस तरह का चीज़ें देखनी है। स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या आया था, कितना हमारे पास अभी सही है, कितने का ना फट गया, कितनी किताबें हैं, तो यानी कि उसमें स्टॉक वेरिफिकेशन में आपका पूरी लाइब्रेरी का एक कड़ा चिट्ठा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अगर कोई बच्चा बुक चोरी करके ले जाना चाहता है तो आप क्या करेंगे? पहले तो पता करूँगा कि कौन बुक चोरी करके लेके जाता है। अगर नहीं पता चलता है तो उसे कहाँ डाल देंगे? लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में डाल देंगे। याद रखना, लॉस्ट एंड
लॉस्ट में डाल देंगे, फाउंड में नहीं डालेंगे, लॉस्ट में डालेंगे यार। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बुक लाइब्रेरी में फटी हुई होती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फटी हुई किताब को क्या करेंगे? हम सिलवाएंगे। अगर बिल्कुल ही उसमें मिसिंग हो गए पन्ने, फिर करेंगे उसका डिस्ट्रॉय, यानी कि उसको फिर करते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्ट्रॉय। यानी कि पहले आपको अगर उसका कवर पेज फटा है, थोड़े बहुत पन्ने फटे हैं, तो उसको एक तरह से रिक्रिएट करेंगे। जैसे जिलद एक सेक्शन होता है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें पढ़ा हुआ है जिलद का प्रयोग, तो वो जिलद जो होता है वहाँ पर उसे जिलद के सेक्शन में भेज देंगे और उसका उसे क्रिएट करके सही तरह लगा देंगे। आपने लाइब्रेरी साइंस की यानी कि क्यों भविष्य, इसका क्यों भविष्य को, सॉरी, आपने जो लाइब्रेरी साइंस का इसका भविष्य कैसा है, क्यों करा, ये क्वेश्चन आएगा, ये पूछा जाएगा। सबसे ये पूछा जा सकता है आपने लाइब्रेरी साइंस क्यों करा, कि सर देखो वहाँ फिर आके कह देना है कि सर मैंने जब ग्रेजुएशन में करे थे तो मुझे एक तो लाइब्रेरी में जब मैं जाता था तो मेरे को बहुत सारी के पढ़ने का शौक़ था। दूसरा मुझे ये जब मैं लाइब्रेरी में जाता था तो वहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स मिलती थी, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी। वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि थोड़ा थोड़ा एडवांस हुआ मैं, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे ये फील्ड अच्छा लगा कि लाइब्रेरी में बुक्स के चारों राउंड हम घूमते रहते हैं, कोई भी बुक उठा के हम पढ़ सकते हैं, कोई भी इतना लिमिटेशन नहीं होती। लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग हम क्या नाम, एक लाइब्रेरी के यानी कि बुक के मालिक हैं। दूसरा फिर लाइब्रेरी में हम खुद तो इन्फॉर्मेशन ग्रहण ही करते हैं, दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, इसलिए मैंने इस लाइब्रेरी साइंस के भविष्य को चुना। लाइब्रेरी में आप क्या क्या कार्य, आपके क्या क्या कार्य रहेंगे? भाई लाइब्रेरी में आपके क्या क्या कार्य रहेंगे? पहले तो सबसे पहले था आपको बुक को मेंटेन करना, बुक इशू मत कराने कह देना, बुक इशू कराना तो आगे की कहानी है। पहले है बुक पहले मेंटेन करना, फिर दूसरा क्या है इन्फॉर्मेशन बच्चों को पहुंचाना, यानी कि बच्चों तक जो किताबी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मैं लाइब्रेरी बनाऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जाएंगी। आप लाइब्रेरी की जॉब में ही क्यों आना चाहते हो? ये तो भाई सभी जॉब के लिए क्वेश्चन आता है। भाई लाइब्रेरी की फील्ड में आपको बता दिया मैंने किस लिए आना चाहते हो, कि सर मुझे यहाँ से बहुत एक, जैसे मैं टीचर या किसी भी अन्य संस्था में जाता हूँ तो मुझे एक ही फील्ड की इन्फॉर्मेशन मिल रही, पर यहाँ पर मुझे अन्य फील्ड की भी, यानी कि लाइब्रेरी में कलर की फील्ड की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं एजुकेशन फील्ड की भी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, और एक यानी कि पूरे स्कूल में जो चीज़ें हैं, इंट्रैक्शन है, वो मेरा है। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी की जॉब करना चाहता हूँ। आपने बी लीव ही क्यों करी, एम लीव क्यों नहीं, एम लीव और पीएचडी क्यों नहीं करी? कि सर मैं बी लीव इसलिए करी कि बी लीव के बाद मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, यानी कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था जिससे मैं एम लीव कर सकूं या पीएचडी कर सकूं। मैं यानी कि आगे मेरा विचार है, मैं करना चाहता हूं डिस्टेंस मोड पर, या फिर डिस्टेंस मोड पे कहना, रेगुलर मत कहते ना, क्योंकि केवी के टीचर बनने वाले हो और टीचिंग इसमें फील्ड में आने के बाद आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं ना कि सर मैं बी लीव के बाद इसी जब मेरे पास आर्थिक संसाधन हो जाएंगे, यानी कि पैसे हो जाएंगे, मैं बी लीव करना चाहता हूँ, क्योंकि बी लीव से एक एक्स्ट्रा फील्ड हो जाएगा और मैं अपने क्षेत्र में मास्टर्स बन जाऊँगा। आपकी फेवरेट बुक कौन कौन सी? अपनी फेवरेट बुक बता देना, लाइब्रेरी से रिलेटेड मत बताना, अपनी हॉबी से रिलेटेड बता देना, क्योंकि बुक से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई ना कोई वो। फिर क्योंकि जो सामने वाला बैठा है उसमें लाइब्रेरियन ज़रूर है और वो भी सीनियर लाइब्रेरियन है, तो ये पूछ लेगा कि बुक आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो फेवरेट बुक अपनी 4-5 फेवरेट बुक रख लेना, उनमें से बता देना और उन्हें पढ़ लेना एक बार, उसका इंडेक्स हो गया या फिर उसके अंदर की क्या क्या चीज़ें। बार कोड स्कैन के बारे में क्या जानते हो? बार कोड यूज़ कैसे करा जाता है? बार कोड एक तरह से एक ऐसी प्रक्रिया है सर जिसमें डिजिटली फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, एक छोटे से कोड की इन्फॉर्मेशन, मतलब कोड में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो बुक की हो, चाहे वो क्या नाम किसी भी आइटम की हो, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। और बारकोड स्कैनर एक ऐसा संसाधन है जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पर कलेक्ट करते हैं और ये डिजिटली फॉर्म यूज़ होता है। कैटलॉग कार्ड का साइज़ क्या है और क्या क्या लिखा होता है, यह कहाँ पर रखा जाता है? भाई कैटलॉग कार्ड का जो साइज़ है आपको इतनी बार बता चुका है, ये तो आपको पता ही होगा, या अब भी नहीं पता? सोचो कैटलॉग कार्ड जब आपको पढ़ाया जा रहा था, कैटलॉग कार्ड का साइज़ बताया जा रहा था, कैटलॉग कार्ड में साइज़ आपका एक ही था, वो भी इंचों में, किस में था? भाई जो कैटलॉग कार्ड था एक 8.5x11 का था, आपको बताया था 8.5x11 वाला
कैटलॉग कार्ड का साइज़ क्या था, देखिए लिख लीजिए। कैटलॉग कार्ड का साइज़ क्या है, ऊपर करते हैं। ये है आपका 12.5 इंटू 7.5। ये तो आपका क्वेश्चन इस बार KVS में भी मिला था आपको, तो इसलिए ये तो पता ही होगा। अब कैटलॉग कार्ड में क्या क्या लिखा होता है, उसमें बुक का नंबर लिखा होता है, ACC नंबर लिखा होता है, एक्सेशन नंबर लिखा होता है, बुक का DDC या CC से जिससे करा होगा वो नंबर लिखा होगा, बुक का टाइटल लिखा होगा, ऑथर लिखा होगा, सीरीज़ लिखी होगी उसका, यानी कि कहाँ पर, यानी कि सारी चीज़ें लिखी होगी, A to Z सारी चीज़ें होती हैं बुक के। टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ACC नंबर, DDC नंबर, CC नंबर, और ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अब आता है मार्क, और मार्क दोनों आता है क्वेश्चन में क्या है। इसके बाद देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। चलिए इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यानी कि लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मार्क पर। देखो MAR मिल जाए तो याद रखना, सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। अब मेरे भी गले में दर्द हो रहा है, पानी में के लिए आपको छोड़ने के लिए सोच रहा मैं कि आपको लास्ट क्वेश्चन है, गले में दर्द हो रहा है, प्यास लग रही है बहुत ही। तो ये हो गई मैकेनिकल रीडर कैटलॉगिंग, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना, मैकेनिकल कैटलॉग रीडर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है। तो ये आ गया, यानी कि इसके बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं हम आपको ही इस जॉब के लिए क्यों रखें। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। भाई देखो इस जॉब के लिए क्यों आना चाहते हो। भाई देखो सर कि मैं इस जॉब के लिए अपने आप को एप्लीकेबल मानता हूँ। क्योंकि मैंने इस दौर से, यानी कि मैं लाइब्रेरी में या फिर बुक लवर हूँ। थोड़ा सा मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है। अगर जब मैं नई नई चीज़ें खुद सीखूँगा तो बच्चों को भी सिखाना चाहूँगा, इसलिए मैं इस जॉब में आना चाहता हूँ। दूसरा कंडीशन ये रख देना, ये कह देना कि सर लाइब्रेरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मल्टी डायमेंशन हमें चीज़ें सीखने को मिलती है। हमें कलर का एक्सपीरियंस मिलता है, एजुकेटर का एक्सपीरियंस मिलता है, और एक लीडरशिप टाइप की इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिलती है। लीडरशिप, आप फिर यही पूछ देगा लीडरशिप कैसे, कि लीडरशिप सर ऐसे, क्योंकि हर कोई टीचर आपसे आके मिलेगा, हर कोई बच्चा आपसे आके मिल सकता है, आपसे आके इन्फॉर्मेशन के लिए बारे में पूछ सकता है। तो ये आ जाएगी हमारे लीडरशिप क्वालिटी। तो यानी कि एक तरह से नेतृत्व करने वाली भावना भी आपको आ जाएगी कि आप ये नहीं, आप ये पढ़ो, ये नहीं आप सर ये पढ़ो, बच्चे ये नहीं आप ये पढ़ो, तो वो आ जाएगी नेतृत्व वाली। ठीक है बच्चे, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, तो यानी कि ये PDF जो ये वाला PDF है वो PDF दोनों मिल जाएंगे, और मैं उसमें एक जो क्वेश्चन आपका ISBN वाला था वो भी ऐड करके डाल दूंगा वीडियो के साथ और आपको टेलीग्राम चैनल पर दोनों के दोनों मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन वाला और एक आंसर वाला। ठीक है, वीडियो को देख लेना, आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस भी बच्चे का लाइब्रेरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई है, फिर दोबारा बधाई हो उसको। अपना इंटरव्यू ध्यान से देना, होपलेस मत होना, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रख लो। कोई भी अगर मान लीजिए आपके मान लीजिए डिग्री नहीं है, तो डिग्री की जगह आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले आओ। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यार ज़रूर लेके आना। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बिना पंगे हो जाते हैं वहाँ पर। प्रोविजनल सर्टिफिकेट रख लो, पासिंग सर्टिफिकेट रख लो, अपनी फ़ोटो स्टेट करवा के रख लो, चाहे 2-4 की जगह 5 सेट बनवा के रख लो, एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ के मत जाना। ठीक है, क्योंकि फिर वहीं एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, इतना सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका डिजी लॉकर पे आपके सारे जो भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और डिजी लॉकर पे आपकी डिग्री विग्री आ गई है, तो एक काम करना, डिजी लॉकर का अपना वो बना हुआ अकाउंट और उस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट कवर कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना। कोई भी चीज़ पूछनी हो वो डाल देना, पर इंटरव्यू ख़राब मत करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो पूछ लेना। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।